बस किसी भी तरह रात में जाकर दरवाजे का ताला तोड़ देना। सुबह मैं सब संभाल लूंगा। कह देंगे कि चोरों ने चोरी करने की कोशिश की थी। अब मुंह क्या देख रहे हो, जाओ जल्दी। कुछ आदमी कॉन्ट्रैक्टर के कहने पर कुल्हाड़ी और औजारों के साथ पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के छठे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। हर कदम के साथ उनकी धड़कनें बढ़ रही थीं। वहीं बाहर मंदिर के पीछे वाली सड़क पर कॉन्ट्रैक्टर अपनी कार में बैठा काम पूरा होने का इंतजार कर रहा था। उसने अपनी जेब से सिगरेट की डिब्बे निकाली और फिर सिगरेट पीते हुए मंदिर की तरफ देखने लगा। लेकिन अचानक उसे कार के शीशे पर एक बड़ा सा सांप नजर आया। सांप, जिसे देखते ही वो घबरा कर गाड़ी से बाहर आ गया। लेकिन जैसे ही उसने वापस गाड़ी की तरफ देखा तो वहां पर कोई सांप नहीं था। अभी तो यही था, वो अचानक गायब कैसे हो सकता है? कहीं मुझे वहम तो नहीं हुआ है? कॉन्ट्रैक्टर हैरान था कि अचानक सांप कहाँ गायब हो गया। लेकिन तभी उसे तेज चीखने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर मंदिर की तरफ देखा। जिन आदमियों को उसने मंदिर का दरवाजा खोलने के लिए अंदर भेजा था, वो दौड़ते हुए बाहर की तरफ आ रहे थे। उन लोगों के चेहरे का उड़ा हुआ रंग बता रहा था कि उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया है जो शायद उन्हें नहीं देखना चाहिए था। काम हो गया क्या? तुम लोग इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए? बाहर में गए तुम्हारे पैसे। अब दोबारा हमें फोन मत करना। फिर से? हाँ सर, इस बार मैंने 5 गुना पैसे देने का लालच दिया था, पर ये आदमी भी बिना काम पूरा करे भाग गए। मैं तो कहता हूँ आप भी उस दरवाजे को खोलने की जिद छोड़ दो। बिल्कुल भी नहीं। सर, मैंने सुना है वो दरवाजा सीधा पाताल लोक जाता है और उसकी रखवाली खुद नाग करते हैं। इसलिए जिसने भी उसे खोलने की कोशिश की वो नहीं बचा। ये सब मंदिर के पुजारियों और शाही परिवार की फैलाई अफवाहें हैं, ताकि उस दरवाजे के पीछे जो खजाना छुपा है वो उन्हें सरकार को न देना पड़े। पर मैं भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं। अगर मैं ये साबित कर दूं कि दरवाजे के श्रापित होने की कहानी झूठी है और उसकी रखवाली कोई नाग नहीं करते, तो फिर तो मंदिर प्रशासन हमें वो दरवाजा खोलने देगा ना। सर, लेकिन आप ये करेंगे कैसे? मैं नहीं, ये काम कोई और करेगा। कौन? आर्कोलॉजिस्ट आर्यन कुलकर्णी। आर्यन कुलकर्णी एक जमाने में मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करता था, पर फिर एक हादसे में अपनी पत्नी सुप्रिया को खोने के बाद उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया और गुमनामी की जिंदगी जीने लगा। आर्यन ने पलटकर राजीव की तरफ देखा। वो इतने सालों बाद राजीव को देखकर हैरान था। तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? यहाँ का पता लगाना इतना मुश्किल भी नहीं था, आखिर हम कॉलेज फ्रेंड्स हैं। आर्यन जानता था राजीव बेवजह कभी किसी से बात तक नहीं करता, लेकिन अगर वो इतनी दूर खुद उसे मिलने आया है तो इसमें उसका कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर होगा। खैर, ये सब छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए कमाल का ऑफर है। केरल का पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है ना, तुम्हें उसकी छठे गेट की मिस्ट्री सॉल्व करनी है। वहां के लोगों का कहना है कि उस दरवाजे की पहरेदारी खुद नाग करते हैं। अगर तुम अपनी रिसर्च से ये साबित कर दो कि ऐसा कुछ नहीं है और उस दरवाजे के खुलने पर कोई तबाही नहीं आएगी तो तुम और तुम्हारे सरकारी अधिकारी आसानी से मंदिर का दरवाजा खोलकर उसके पीछे रखा खजाना लूट पाएंगे और तुम्हें प्रमोशन भी मिल जाएगी, यही ना? वो खजाना वैसे भी सरकार का है। मैं बस चाहता हूँ कि दरवाजे को लेकर जो अफवाहें फैली हैं तुम उसका सच सामने लेकर आओ। अच्छा, पर तुम शायद भूल रहे हो कि मैं अब ये सब छोड़ चुका हूँ। तुम किसी और को ढूंढ लो। इतना कहकर आर्यन वापस अपने काम में लग गया। सुप्रिया के लिए भी नहीं? सोच लो, तुम्हें जिंदगी में दोबारा ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। सुप्रिया का नाम सुनते ही आर्यन के हाथ अचानक रुक गए। उसने हैरानी से राजीव की तरफ देखा। ये रही तुम्हारी फ्लाइट की टिकट, तुम्हारे साथी तुम्हें एयरपोर्ट पर मिल जाएंगे। इधर एक अंधेरी गुफा में माया किसी से अपना पीछा छुड़ाकर भाग रही थी, लेकिन तभी अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो जमीन पर जा गिरी। लेकिन जैसे ही उसने सामने की तरफ देखा, एक 15 फीट लंबा सांप उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। नहीं नहीं, प्लीज नहीं। और इसी चीख के साथ उसकी नींद टूट गई। उसने आज फिर से वही सपना देखा था। डर की वजह से उसकी सांसें अभी तक तेज तेज चल रही थीं। माया ने अपने सिर को जोर से पकड़ा और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। हे भगवान, 7 बज गए। मेरी तो फ्लाइट है 9 बजे की। माया जल्दी जल्दी तैयार हुई और एयरपोर्ट के लिए निकल गई, जहां पर आर्यन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। मिस्टर आर्यन, मैं माया। राजीव ने बताया होगा। माया को आर्यन का चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा था, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने आर्यन को पहले देखा कहाँ है।
फ्लाइट का टाइम हो रहा है। राजीव ने कहा था कि एक और लड़का है, वो अब तक आया क्यों नहीं? आई थिंक वो रहा। हेलो गाइस, मैं रवि बर्मन हूँ। हजारों साल पुराना दरवाजा हो या फिर एडवांस लॉक सिस्टम, ऐसा कोई ताला नहीं जो मैं खोल नहीं सकता। तुम चोर तो नहीं हो ना? ये सुनते ही माया मुंह छिपाकर हंसने लगी। रवि उम्र में माया और आर्यन दोनों से काफी छोटा था और उसके स्टाइलिश कपड़ों की वजह से वो उन तीनों में सबसे अलग चमक रहा था। राजीव ने हमें इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 60 दिन का टाइम दिया है। 2 महीने क्यों? 60 दिन बाद कुछ है क्या? ये सुनते ही आर्यन भी अचानक सोच में पड़ गया। आखिर 2 महीने बाद क्या होने वाला है जो राजीव मंदिर की मिस्ट्री को उससे पहले सुलझाना चाहता है? और क्या राजीव, माया और रवि नागों की रहस्य को सुलझाकर टेंपल का छठा दरवाजा खोल पाएंगे? जानने के लिए सुनिए हमारा अगला एपिसोड सिर्फ कुकू एफएम पर। आर्यन माया और रवि के साथ अपने सफर के पहले पड़ाव केरल पहुंच गया था, जहां से उनकी नागों की रहस्यमयी दुनिया की खोज शुरू होने वाली थी। आर्यन ने मंदिर पहुंचते ही बाहर खड़े होकर उसे ध्यान से देखा। ये एक भव्य का नाम आर्यन है और ये मेरे साथ ही हैं, माया और रवि। आप लोगों को उसी सरकारी अधिकारी ने भेजा है ना? राजीव, हम लोग उसे कई बार कह चुके हैं कि छठे दरवाजे को खोलने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे, पर वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले जो उसने आदमी चोरी छिपे दरवाजा खोलने के लिए भेजे थे, उनमें से एक का बीती रात कार एक्सीडेंट हो गया और दूसरे को अचानक लकवा मार गया। क्या? तुम 1 मिनट चुप रहो। पुजारी जी, देखिए, हम यहाँ दरवाजा खुलवाने नहीं आए, बल्कि हम नागों पर कुछ रिसर्च कर रहे हैं, तो बस उसके लिए एक बार उस दरवाजे को देखना चाहते हैं। ऐसी बात है तो ठीक है, पर अभी मंदिर में भक्तों की भीड़ है और किसी को पता चला कि मैंने आपको वहां जाने की इजाजत दी है तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। एक काम कीजिए, आप लोग रात को वहां जाइए और जो भी रिसर्च करनी है तभी कर लीजिएगा। शंकर, शंकर, बाबा आपने बुलाया? इन्हें रात को मंदिर के छठे दरवाजे के पास ले जाना। इतना कहकर पुजारी वापस मंदिर के अंदर चला गया। रात होने में टाइम था। रवि मंदिर की तस्वीरें लेने लगा। वहीं माया पास के ही एक बुक स्टोर में चली गई, जहां मंदिर से जुड़ी कुछ किताबें रखी थी, और आर्यन वहीं मंदिर के आंगन में बैठा आते जाते लोगों को देखने लगा। रात को खाना खाने के बाद शंकर आर्यन, माया और रवि को अपने कुछ साथियों के साथ मंदिर के छठे दरवाजे के पास ले गया। मंदिर के पिलर और दरवाजे पर 5 सांप बने थे। आर्यन ने अपने बैग से टॉर्च और एक छोटा सा ब्रश निकाला और दरवाजे पर बनी सांपों की आकृति को ध्यान से देखने लगा। ये सांप रात में कितने डरावने लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अभी जिंदा हो जाएंगे। वो अनंत है। मतलब शेषनाग? माया ने जैसे ही शेषनाग के सर की तरफ ध्यान से देखा तो अचानक उसके सर पर दर्द शुरू हो गया और उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक उसके हाथ पांव कांपने लगे और उसका सर बिल्कुल ठंडा पड़ गया। माया, 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 माया। माया घबराकर गिरने ही वाली थी कि तभी आर्यन ने उसे संभाल लिया और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। क्या हुआ? वो कुछ नहीं, मैं जाकर दीवार पर देखती हूँ, कुछ लिखा तो नहीं है। तभी शंकर ने दरवाजे की तरफ इशारा किया और फिर रवि, माया और आर्यन की तरफ अजीब निगाहों से देखते हुए बोला, ये 5 सिर नागराज अनंत के हैं जो यहाँ अनंत शयन में बैठे हैं। मतलब 5 सिर वाला सांप? सांप नहीं, नागराज। पर शेषनागी क्यों? क्योंकि ये भगवान विष्णु का टेम्पल है इसीलिए? हाँ, पर इसकी एक और वजह है। ऋषि कश्यप और कद्रू ने सांपों को जन्म दिया था, जिनमें से अनंतनाग सबसे बड़े थे। उनका राज्य कश्मीर के अनंतनाग में हुआ करता था, पर उनके परिवार में सत्ता को लेकर छल कपट चलता रहता था, जिस वजह से नागराज अनंत सब कुछ छोड़कर तपस्या के लिए चले गए। जिसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया और उन्हें पृथ्वी का भार उठाने को कहा।
कहते हैं कि ये पूरी पृथ्वी शेषनाग के सिर पर ही टिकी है और जिस दिन ये छठा दरवाजा खुल गया उस दिन प्रलय आ जाएगी। ये सब कहानियां हैं। वैसे भी मंदिर तो 16वीं सदी में बना था। हाँ, सच है कि ये मंदिर 16वीं शताब्दी में बना था, पर उस वक्त मंदिर के पुजारियों ने इस दरवाजे पर नाग बंधन का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से खुद नाग इस मंदिर की रखवाली करने लगे। और अब इसे सिर्फ ऐसा कोई ही खोल सकता है जिसे या तो नाग बंधन का ज्ञान हो या फिर वो खुद नागों का वंशज हो। तुम चिंता मत करो, मेरी रिसर्च पूरी होने के बाद तुम्हें भी ये कहानियां झूठी लगने लगेंगी। इतना कहकर आर्यन वापस अपनी रिसर्च में लग गया। मंदिर के दरवाजे पर ना तो कोई बड़ा ताला लगा था और ना ही कोई बैरिकेड, पर फिर भी लोग उस दरवाजे को खोलने से डरते थे। आर्यन ने पूरे दरवाजे को ध्यान से देखा, पर सिवाय सांपों की आकृति के उसे कुछ नहीं दिखा। साहब, अब आप लोगों का काम खत्म हो गया हो तो चलें। पुजारी जी ने सिर्फ 2 घंटे का वक्त दिया था। रवि, माया, चलो। सभी लोग वहां से जाने लगे, लेकिन तभी अचानक आर्यन के कदम रुक गए। उसने वापस उस दरवाजे पर बने सांपों की तरफ ध्यान से देखा, जो ऐसा लग रहा था जैसे आर्यन को ही देख रहे हैं। आर्यन ने दरवाजे को छूने के लिए धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन तभी अचानक रवि जोर से चिल्लाया, सांप, सांप! अचानक एक काले रंग का सांप दीवार से नीचे की तरफ आने लगा, जिसे देख आर्यन ने अपना हाथ रोक लिया और वहां से बाहर निकल आया। कहा था ना मैंने, अब देख लिया। चलिए अब मैं चलता हूँ। कहीं शंकर सच तो नहीं कह रहा था? उस तहखाने की हालत देखी थी, मकड़ियों के बड़े बड़े जाले लगे थे, वहां तो सांप होना ही था। अब क्या करना है? मैंने उस दरवाजे को ध्यान से देखा और आसपास काफी पूछताछ भी की, पर नाग बंधन को तोड़ने के बारे में यहाँ कोई नहीं जानता था। यहाँ से 3.5 घंटे आगे हरिपड़ पड़ता है। वहां नागों का एक रहस्यमयी मंदिर मनारशला है। वहां जरूर इन नागों के बारे में हमें डिटेल में कुछ पता लग सकता है। लेकिन आपको उस मंदिर के बारे में कैसे पता? रवि के इस सवाल पर आर्यन अचानक खामोश हो गया और बाहर की तरफ देखने लगा। वहीं जैसे ही उसने वापस पलट कर देखा तो माया और रवि थक कर सो चुके थे। लेकिन आर्यन के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और तभी नींद में अचानक माया ने उसके कंधे पर अपना सर रख दिया। आर्यन माया को कुछ दूर होने के लिए कहना चाहता था, पर माया गहरी नींद में थी, इसीलिए उसने उसे उठाना ठीक नहीं समझा। तभी आर्यन की नजर माया के कंधे के पास गई, जहां पर एक अजीब सा निशान बना था, जो रात के अंधेरे में कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। आर्यन ने पहली बार इस तरह का कोई निशान देखा था, पर तभी ड्राइवर ने अचानक गाड़ी रोक दी। लो भैया, पहुंच गए हरिपड़। अभी तो रात के 8 बजे हैं और साइट पर लिखा है कि मंदिर सुबह 5:30 बजे खुलेगा। अब क्या करें? चलो वहां चाय वाली की दुकान पर चलते हैं, वहीं इंतजार करेंगे। भैया 3 चाय देना और साथ में कुछ खाने के लिए हो तो वो भी दे देना। तुम्हारा फोन बज रहा है? जब तुम सो रहे थे तब भी काफी बज रहा था। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, ब्रेकअप हो गया है, पर अभी भी कॉल करती रहती है। ये लीजिए आप लोगों की चाय। वैसे तुम ताला तोड़ने वाले एक्सपर्ट कैसे बने? हमारी फैमिलीज का लॉक, कीज एंड फर्नीचर का बिजनेस है, तो ये मेरा शौक बन गया। और माया, तुम इस प्रोफेशन में कैसे आई? पता नहीं, मुझे हिस्ट्री पसंद है, तो हिस्ट्री की पढ़ाई करते करते मुझे कई बार पुरानी भाषाओं के स्क्रिप्चर्स मिलते थे, तो बस ऐसे ही धीरे धीरे मैं उन्हें ट्रांसलेट करने में माहिर होती गई। माया के जवाब में एक झिझक सी थी, जैसे वो झूठ बोल रही हो, और आर्यन इस बात को समझ गया था। वहीं रवि आर्यन से उसके बारे में पूछने ही वाला था कि तभी उन्हें मंदिर का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। आप लोग चलो, मैं आता हूँ। माया और रवि के अंदर जाते ही रवि ने जल्दी से फोन पिक किया। मैंने कहा ना, कुछ भी पता चलते ही मैं फोन कर दूंगा, और अब ऐसे बार बार कॉल मत करना, उन दोनों को शक हो जाएगा। मनारशला मंदिर दूसरे टेम्पल से बिल्कुल अलग था। यहाँ नागों की पूजा होती थी, जिसे महिला पुजारी करती थी, और मंदिर के सिर्फ अंदर ही नहीं, बाहर भी पूरे रास्ते पर नागों की हजारों प्रतिमाएं बनी थी। आर्यन ने मंदिर में काम करने वाले एक आदमी से मंदिर के बारे में पूछा। इसके बारे में तो अम्मा ही बता सकती हैं। आप लोग यहाँ रुकिए, मैं जरा पूछ कर आता हूँ। वैसे भी अम्मा की तबीयत आजकल ठीक नहीं है। चलो फिर, जब तक वो पूछ कर आते हैं तब तक हम मंदिर देख लेते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। आर्यन अपनी रिसर्च में डूबा हुआ था और रवि मंदिर की तस्वीरें ले रहा था। तभी माया को एक छोटा सा सफेद सांप नजर आया, जो माया को देखे जा रहा था। उस सांप को देखते ही माया को पता नहीं अचानक क्या हुआ, वो उसके पीछे पीछे चलने लगी, जैसे वो उसे फॉलो कर रही हो। धीरे धीरे वो सांप माया को जंगल में ले गया। वहीं जैसे माया जंगल में पहुंची, उसने कुछ ऐसा देखा जिस पर उसे यकीन नहीं हुआ।
ये क्या है? इधर मंदिर रक्षक लौट आया था और आर्यन और रवि को अम्मा के पास ले गया। मैंने बहुत मंदिर देखे पर ये काफी अलग है। यहाँ हर तरफ सिर्फ नागों की प्रतिमाएं हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि नागों ने इस जगह को बसाया है। जब परशुराम ने है वंश के क्षत्रियों की हत्या की तो उन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए कई ऋषियों से उसका रास्ता पूछा। इस पर एक ऋषि ने उनसे कहा कि अगर वो अपनी जमीन का एक टुकड़ा ब्राह्मणों को दान कर दे तो उन्हें इस पाप से मुक्ति मिल सकती है। परशुराम ने अपना परशु अस्त्र समुद्र में फेंका, जिससे एक जमीन का टुकड़ा ऊपर आया। लेकिन ये जमीन तब बंजर थी जिस पर इंसान नहीं रह सकते थे। इसलिए परशुराम ने तप किया और अपने तप से नागराज को खुश कर उन्हें इस जगह पर बसने के लिए मनाया। नागों के बसने पर यहाँ की जमीन उपजाऊ हो गई और यहाँ हरे भरे जंगल बने। आपका मतलब है कि नाग यहाँ फर्टिलिटी का सिंबल है? बिल्कुल, प्रजनन, रक्षा और मृत्यु, ये तीनों ही नागों से जुड़ी है। हमें ये सब बताने के लिए आपका शुक्रिया। मुझे आपसे एक और बात पूछनी थी। पूछो। क्या आप जानते हैं कि नाग बंधन को लेकर जो कहानियां सुनाई जाती हैं वो सच है कि नहीं? देखो, मानने वाले के लिए तो सब कुछ सच है और ना मानने के लिए कुछ भी नहीं। और जहाँ तक बात नाग बंधन की है तो ये मंत्र इसलिए पढ़ा जाता है ताकि नाग आकर खुद मंदिर की रक्षा करे। हाँ, लेकिन आज के ब्राह्मण उस मंत्र के बारे में कुछ नहीं जानते। अम्मा से बात करने के बाद आर्यन और रवि मंदिर में वापस आ गए और वहां बनी प्रतिमाओं की जांच करने लगी ताकि उन्हें कोई सुराग मिल सके। काफी अलग तरह की प्रतिमाएं हैं। दूर से देखने पर एक जैसी लगती हैं, लेकिन पास जाने पर हर एक दूसरे से कितनी अलग है। ये उन कारीगरों का कमाल है जिन्होंने ये प्रतिमाएं बनाई। वैसे माया वो कहाँ है? आर्यन अपनी रिसर्च में इतना डूबा हुआ था कि उसका ध्यान ही नहीं गया कि माया उनके साथ नहीं थी। आखिर कहाँ थी माया? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। जाने अनजाने में माया जंगल के उस हिस्से में पहुंच गई थी जहां मंदिर के पुजारी तक नहीं जाते थे। तभी माया का पैर फिसला और वो जमीन पर गिर पड़ी। मैं भी ना एक सांप के पीछे कहाँ चली आई, अब वापस कैसे जाऊं? तभी माया को वही सांप फिर से नजर आया। वो किसी गुफा की तरफ जा रहा था। माया भी उसके पीछे पीछे उस गुफा में चल पड़ी। ये क्या है? माया ने अपने फोन का टॉर्च ऑन किया और गुफा में बनी प्राचीन आकृतियों को देखने लगी। उन दीवारों पर नागराज की आकृतियां बनी थीं और साथ में प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था। माया ने अपने फोन से उन दीवारों की तस्वीरें खींची। इधर आर्यन और रवि माया को मंदिर में हर तरफ ढूंढ रहे थे। मुझे तो माया कहीं नजर नहीं आ रही। उसका फोन भी काफी देर से बंद आ रहा है। मैं यहाँ हूँ। माया ने रवि और आर्यन को आवाज देते हुए कहा। कीचड़ में गिरने की वजह से उसके कपड़े गंदे हो गए थे और चेहरे पर भी मिट्टी लगी थी। तुम कहाँ चली गई थी और ये क्या है? कोई परिक्रमा करके आ रही हो क्या? मुझे कुछ मिला है। क्या? एक काम करते हैं, पहले होटल चलते हैं, फिर आराम से बात करेंगे। ये आइडिया बिल्कुल ठीक है। कल से काम करते करते मेरी हालत खराब हो गई है। उन तीनों ने टैक्सी पकड़ी और पास ही के एक होटल में चले गए। आर्यन अंदर शार ले रहा था। तभी रवि का फोन बजा। रवि ने इधर उधर देखा और फिर फोन पिक किया। यहाँ सब ठीक है, अब बार बार फोन करना बंद करो वरना उन लोगों को शक हो जाएगा। रवि ने जैसे ही मुड़कर देखा, आर्यन ठीक उसके पीछे खड़ा था और हैरानी से उसे देख रहा था। अरे, आपने इतनी जल्दी शावर भी ले लिया? किसका फोन था? वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। आपको बताया था ना मैंने। मैं उसे 10 बार कह चुका हूँ मुझे फोन मत करो, पर वो है कि मानती नहीं। आर्यन समझ गया था कि रवि झूठ बोल रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे आगे कुछ पूछता, रूम की बेल बजी। मैं देखता हूँ। दरवाजे पर माया खड़ी थी। अगर आप लोग फ्रेश हो गए हो तो क्या हॉल में चले? मुझे कुछ पता चला है। मैं जब जंगल में खो गई थी तो मुझे वहाँ कुछ केव मिले थे जिनमें ये सांपों की हजारों साल पुरानी आकृति बनी हुई थी। गुफा के अंदर जो नागों की आकृतियां गढ़ी थीं, उनमें नागों को इंसानों के रूप में दिखाया गया था। ये आकृतियां काफी हजार साल पुरानी है, इसलिए जो यहाँ की दीवारों पर लिखा है वो भी प्राचीन भाषा में लिखा है। वो हमने मंदिर में जो भी कहानी सुनी थी
उसके मुताबिक भगवान परशुराम ने नागों को यहाँ रहने की विनती की थी। अब ये कहानी सदियों से यहाँ सुनाई जा रही है, तो हो सकता है कि जो पुराने समय में यहाँ लोग रहते थे वो नागों की पूजा करते हों और उन्होंने ही आकृतियां बनाई हों। लेकिन वो लोग नागों को इंसानों के रूप में क्यों दिखाएंगे? इसके दो मतलब हो सकते हैं। या तो इस वक्त हाफ ह्यूमन हाफ स्नेक जैसी भी कोई स्पीशीज रही हो, लेकिन दुनिया में आज तक जितनी भी रिसर्च हुई उनमें कभी ऐसा सामने नहीं आया, तो ये होना पॉसिबल नहीं है। ऐसे में एक पॉसिबिलिटी है। क्या? ये आकृतियां उन लोगों की भी हो सकती हैं जिन्हें लोग नागों के वंशज मानते हैं, राइट? हाँ, भारत और दुनिया के कई देश ऐसी कम्युनिटीज हैं जो नागों की पूजा करती हैं या फिर खुद को नागों का ही वंश मानते हैं। नागों के वंशज? एक मिनट। रवि ने आर्यन और माया की बात सुनते ही अपना लैपटॉप ऑन किया। यहाँ लिखा है नाग के लोग पाताल लोक में रहते हैं। नहीं, 7 जगहें हैं जो नागों का घर मानी जाती हैं। अतल, वितल, सतल, तलातल, महातल, रसतल और पाताल। और इंडियन माइथोलॉजी के मुताबिक नागों की 12 प्रजातियां हैं जो अलग अलग राज्यों पर राज करती हैं। ये सुनते ही रवि ताली बजाने लगा। मुझे तो लगा था कि आप इन सब में यकीन नहीं रखते, फिर भी आपको इतना सब कुछ पता है। अच्छा, चलो अब काम पर ध्यान देते। माया, जो तस्वीरें तुमने क्लिक की हैं उनमें कुछ लिखा हुआ था ना, तुम्हें पता चला वहाँ क्या लिखा है? वही ट्रैक करने की कोशिश कर रही हूँ, पर यहाँ कौशली जैसा कुछ लिखा है। कौसाली? ये कौन सी जगह? मैंने तो पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना। कौशली, हाँ याद आया, छत्तीसगढ़। यस, यू आर राइट। छत्तीसगढ़ का पुराना नाम दक्षिण कोसाला था और वहीं की भाषा थी कोसाली। आप दोनों ने सही कहा। मैंने अभी ऑनलाइन चेक किया, छत्तीसगढ़ में नागा आदिवासियों की एक कम्युनिटी रहती है। हमें वहीं जाना होगा। वहां से हमें पता चल सकता है कि लोग ने नागों का पूजन शुरू क्यों किया। वैसे भी जब तक भारत में नागों के एक्चुअल फॉर्म और रोल को समझ नहीं जाते, तब तक हम लोगों को उस दरवाजे को खोलने के लिए नहीं मना सकते। सुबह होते ही आर्यन, माया और रवि छत्तीसगढ़ के लिए निकल गए। अब यहाँ से कहाँ जाना है? जसपुर, नागवंश के लोगों का गांव वहीं पड़ता है। छत्तीसगढ़ का जसपुर जिला, जिसे नागलोक भी कहा जाता है। माना जाता है कि महाभारत काल में ये जगह नागों का राज्य हुआ करती थी। यहाँ आज भी देश के सबसे खतरनाक और जहरीली सांप पाए जाते हैं, जिनमें किंग कोबरा तक शामिल है। स्टेशन के बाहर आते ही उन तीनों ने एक प्राइवेट टैक्सी बुक की और गांव के लिए निकल पड़े। करीबन 3 और 4 घंटे के सफर के बाद वो गांव पहुंचे, जो भीड़ भाड़ से दूर बिल्कुल एक सुनसान इलाका था। गांव की आबादी कम थी और काफी पिछड़ा हुआ भी था। लो भैया, आ गया बासुर। अच्छा, आप लोगों के लिए एक सलाह है, शाम के बाद बाहर मत निकलिएगा और अगर लौटने की इच्छा हो तो कल सुबह 10 बजे तक इंतजार करना। यहाँ सुबह 10 बजे से पहले कोई बस नहीं आती और कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। चलो अब। ड्राइवर की बातों ने उन तीनों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे, पर अभी उनके पास ड्राइवर की बातों पर ध्यान देने का टाइम नहीं था। इसीलिए उन तीनों ने अपना अपना सामान उठाया और गांव के लिए निकल पड़े। चलते चलते रवि की हालत खराब हो गई थी। उसने पानी पीने के लिए बैग से बोतल निकाली, पर पानी भी खत्म हो चुका था। अब इसे भी अभी खत्म होना था। वहीं माया अपने फोन के कैमरे से रात की फोटो खींचते हुए चल रही थी कि तभी रवि को एक 5-6 साल का बच्चा नजर आया। धूल और मिट्टी से सने कपड़े, बिखरे बाल। वो बच्चा नंगे पांव वहीं कुछ दूर खड़ा उन लोगों को देखे जा रहा था। नाम क्या है तुम्हारा? तुम बता सकते हो यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? लेकिन वो बच्चा बिना कुछ बोले वहां से जाने लगा। बड़ा अजीब बच्चा है। लेकिन तभी उस बच्चे ने अचानक मुड़कर रवि की तरफ देखा और उसे घूरते हुए अपनी जीभ बाहर निकाली, जो नीली पड़ी हुई थी। क्या हुआ? तुमने देखा उस बच्चे को? उसकी जीभ नीली थी और वो मुझे बड़ी अजीब तरह से घूर रहा था। तो क्या हो गया? वो देखो, वहाँ कितने जामुन के पेड़ हैं। उसकी वजह से ही उसकी जीभ नीली हो गई होगी। अरे मैं सच कह रहा हूँ, वो बच्चा अजीब था। बल्कि ये जगह बहुत अजीब है। जब से यहाँ कदम रखा है, अजीब से एनर्जी फील हो रही है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। लेकिन तुम्हें तो मिस्ट्री सॉल्व करने का बहुत शौक था ना, अब क्या हुआ? जाने दो, तुम्हें तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं है। वहीं तभी रवि को गांव की शुरुआत में एक कुआं नजर आया, जिसे देख वो दौड़ा दौड़ा उसके पास चला गया। पर तभी आर्यन को फुसफुसाहट से सुनाई दी।
उसने मुड़कर इधर उधर देखा पर वहां कोई नहीं था। आवाज कहीं से तो आ रही है, लेकिन आसपास तो कोई नजर नहीं आ रहा। पर तभी आर्यन की नजर वहां की मिट्टी की तरफ गई। आर्यन ने देखा कि कुएं के आसपास चींटियां और मेंढक दोनों मरे पड़े। इधर रवि कुएं में पानी निकालकर उसे पीने ही जा रहा था। फाइनली पानी मिल गया। उस पानी को मत पीना। आर्यन दौड़कर रवि के पास गया और उसके हाथ से बोतल जमीन पर गिरा दी। क्या हुआ? पानी में जहर है। जहर? वो देखो, वो मेढक वहां मरे पड़े हैं। वो जरूर कुएं के पानी की वजह से मरे हैं। मैं तो बाल बच गया। थैंक यू। लेकिन कोई पानी में जहर क्यों मिलाएगा? अक्सर बाहर अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कई कम्युनिटीज ऐसा करती हैं। चलो अब चलते हैं और तुम अब रास्ते में किसी और चीज को हाथ मत लगाना। आर्यन, रवि और माया गांव के अंदर चले गए। उन्होंने कई लोगों से सरपंच के घर का पता पूछा, लेकिन जैसे ही वो किसी से पता पूछते, लोग अपने घर के दरवाजे उनके मुंह पर बंद कर देते। उन तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत अजीब लोग हैं। कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? इन्हें सरपंच के घर का पता मालूम नहीं है क्या? तभी उन्हें सामने से बाइक पर एक आदमी आता हुआ नजर आया। हमें सरपंच जी के घर जाना है। वो इस गली के आखिर में जो नीला वाला मकान है, वही सरपंच जी का घर है। जी, मैं आर्यन हूँ और ये मेरे साथी राजीव जी ने हमारे बारे में बताया होगा। वहीं इतने में पीछे से सरपंच भी आ गए। अरे आप लोग आ गए? मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। आइए 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 आइए। तो कैसा रहा आपका सफर? सफर बस मरते मरते बचे हैं। तभी माया ने रवि को कूनी मारी और उसे चुप होने का इशारा किया। अच्छा, आप लोग पहले आराम कर लीजिए, बाकी बातें तो होती रहेंगी। रात को रवि और आर्यन एक कमरे में ठहरे थे और माया दूसरे कमरे में। थकान की वजह से आर्यन गहरी नींद में सो गया था, लेकिन मच्छरों की वजह से रवि को नींद नहीं आ रही थी। कितने मच्छर हैं यहाँ? रवि ने किसी तरह सोने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। रात के करीब 2 बज रहे थे। वो अपने बिस्तर से उठा और खिड़की से बाहर देखने लगा। तभी उसे बाहर वही बच्चा नजर आया जिसे वो दोपहर में मिला था। ए बच्चे, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जा घर जा। इधर माया अभी तक अपने लैपटॉप पर कुछ रिसर्च कर रही थी। तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई। उसने कमरे से बाहर आकर देखा तो रवि घर से बाहर जा रहा था। ये रवि इस वक्त कहाँ जा रहा है? रवि, रवि! माया ने रवि को रोकने के लिए आवाज दी, पर रवि नहीं रुका। आखिर रवि कहाँ जा रहा था? कैसे बचाएंगे आर्यन और माया रवि को इस मुसीबत से? क्या इस गांव से जुड़ा सांपों का रहस्य जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। दरवाजे की खट खट सुन आर्यन की नींद टूटी और उसने दरवाजा खोलकर देखा तो दरवाजे पर माया खड़ी थी। क्या हुआ? मैंने अभी रवि को बाहर जाते देखा। मैंने उसे आवाज देने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं रुका। इतनी रात को? सरपंच जी को बुलाऊं क्या? नहीं, किसी को परेशान करना ठीक नहीं होगा। हम दोनों जाकर देखते हैं, चलो। आर्यन ने चप्पल पहनी और उसी हालत में रवि को ढूंढने निकल पड़ा। आर्यन और माया रवि को ढूंढते हुए जंगल के पास आ गए थे। रवि तो कहीं नजर नहीं आ रहा, अब क्या करें? तभी आर्यन को जंगल की तरफ से तेज रोशनी नजर आई। वो दोनों उस रोशनी को फॉलो करते हुए वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ लोग आग के सामने खड़े होकर मंत्र जाप कर रहे थे और रवि भी उनके बीच ही बैठा था। ये लोग क्या कर रहे हैं? नाग देवता को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। पर रवि को इसके बारे में कैसे पता चला? मुझे लगता है वो खुद यहाँ नहीं आया, बल्कि उसे वश में किया गया। वो देखो, रवि के शरीर पर सांप चल रहा है। अगर रवि नॉर्मल सिचुएशन में होता तो अब तक चीखने चिल्लाने लग जाता। आर्यन और माया धीरे धीरे उन लोगों के करीब जाने लगे। अब बलि का वक्त हो गया है। बलि? कहीं ये लोग रवि के साथ कुछ करने वाले तो नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता। बलि से इनका मतलब कुछ और ही है। पर अब हम क्या करें? रवि को बचाने जाएं क्या? लेकिन तभी अचानक पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही लोग विधि बीच में ही छोड़कर वापस गांव में चले गए। लेकिन ये कोई पुलिस नहीं थी, बल्कि फोन का सायरन था जो आर्यन ने अपने फोन पर ऑन किया था। गांव वालों के जाते ही आर्यन और माया रवि के पास गए और बेहोशी की हालत में घर ले आए। रवि के सर बहुत तेज दर्द हो रहा था। तभी वो उठकर बाहर आया तो उसने देखा कि माया और आर्यन वहीं बैठे चाय पी रहे थे। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, पर पता नहीं मेरा सर इतना क्यों दुख रहा है। तुम्हें कुछ याद है कल रात को क्या हुआ था? कल रात? रवि ने याद करने की कोशिश की। हाँ, याद आया। मैंने खिड़की के बाहर बच्चे को देखा था।
उसने मुझे कोई चमकदार चीज दिखाई थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। तभी आर्यन ने अपने लैपटॉप पर कुछ सर्च किया और फिर रवि को दिखाते हुए बोला, कहीं वो चमकदार चीज ये तो नहीं? रवि ने उस चीज को ध्यान से देखा। हाँ यही है, पर ये है क्या? स्नेक पर्ल। जब कोई कोबरा अपना पूरा जहर इस्तेमाल नहीं करता तो वो ये जहर उसके सर के पास इकट्ठा होकर एक पत्थर की तरह बन जाता है और एक स्टोन का रूप ले लेता है। कई लोग इसे ही नागमणि भी कहते हैं। इस इलाके में बहुत कोबरा है, इसीलिए इस पत्थर का उस बच्चे के पास होना बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर उसने रवि को वश में कैसे किया? यही मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि इस गांव का कुछ तो रहस्य है। वो लोग कल रात कोई रस्म भी तो कर रहे थे। आर्यन, माया और रवि बात कर ही रहे थे कि तभी सरपंच जी की पत्नी उन लोगों के लिए खाना लेकर आ गई। उन्होंने अपने सर पर घूंघट से ढक रखा था, लेकिन जैसे ही वो उन लोगों को खाना देने लगी, आर्यन की नजर उनके हाथ पर बने सांप के निशान पर पड़ गई। अगर आप बुरा ना माने तो ये बता सकती हैं, ये निशान आपके हाथ में? ये तो हमारे यहाँ बचपन में ही गुज जाता है। हम लोग नागवंशी हैं ना। अच्छा, क्या यहाँ पर कोई हिप्नोटाइज, मेरा मतलब है सम्मोहन के बारे में जानता है? ये सुनते ही सरपंच की पत्नी थोड़ा घबरा गई और बिना कुछ बोले वहां से चली गई। आर्यन समझ गया था कि इस तरह उसे कोई कुछ नहीं बताने वाला। उन्हें खुद ही इस गांव के नागों के साथ कनेक्शन को जानना होगा। अब आगे क्या करना है? आर्यन सोच ही रहा था कि तभी सरपंच जी भी वहां आ गए। आप लोगों की रिसर्च कैसी चल रही है? मैंने सुना है जंगल में नागों का एक प्राचीन मंदिर है। क्या आप हमें वहां ले जा सकते हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते भी हैं वहां जाना कितना खतरनाक हो सकता है। क्यों, वहां ऐसा क्या है? वो पूरा जंगल कोबरा से घिरा हुआ है। अगर किसी ने डस लिया तो जिंदा नहीं बचेंगे। गांव के लोग सिर्फ शिवरात्रि पर और पूनम की रात को ही वहां जाते हैं। आप लोग वहां कदम भी नहीं रख पाएंगे। आप हमें सिर्फ रास्ता बता दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। ठीक है, रुकिए। ठीक है, तुम जल्दी आ जाओ। हमने गांव के एक लड़के को आप लोगों के साथ जाने को कहा है। आप लोग जाइए, वो आपको गांव के मोड़ पर मिल जाएगा। सरपंच ने फोन कर एक आदमी को बुलाया जो इत्तेफाक से वही लड़का था जिसने कल आर्यन और उसके साथियों को सरपंच के घर का रास्ता बताया था। इस लड़के का नाम विष्णु था। शायद ये लड़का है। आर्यन विष्णु को देखते ही कहा, तुम ही हो जिसे सरपंच जी ने हमारे साथ जाने को कहा है। हाँ, लेकिन विष्णु कोई भी काम फ्री में नहीं करता। आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी फीस आपको दे देंगे। ठीक है फिर, लेकिन अगर आप लोग मेरे साथ जा रहे हैं तो मेरी ही सुननी पड़ेगी। कितनी अकड़ है, जैसे कोई राजा हो। आर्यन, रवि और माया विष्णु के साथ जंगल के लिए निकल गए, लेकिन जंगल में जाते ही अचानक बड़ा सा सांप आकर माया के ऊपर गिरा। डर के मारे माया ने गलती से आर्यन का हाथ जोर से पकड़ लिया था। तभी विष्णु ने माया के गले से वो सांप उठाकर दूर किया। क्या मैडम, इतने छोटे से सांप से डर गई? फिर जब किंग कोबरा आपके सामने आएगा तो आपका क्या होगा? आर्यन और उसके साथी जैसे जैसे जंगल में आगे बढ़ रहे थे, जंगल और भी ज्यादा डरावना होता जा रहा था। कभी पैरों के नीचे तो कभी झाड़ियों में बड़े बड़े और डरावने सांप नजर आ रहे थे। थोड़ी देर में वो लोग उस मंदिर के पास पहुंच गए जो अब एक पुराने खंडहर में बदल चुका था। आर्यन ने मंदिर की दीवारों को छू कर देखा। उसकी मिट्टी काफी ज्यादा पुरानी थी और बीचों बीच नागों की मूर्तियां बनी थी। आर्यन और माया उन दीवारों और मंदिर की मूर्तियों के आकार, मिट्टी और वो कितनी पुरानी हो सकती हैं, इन सब बातों की जांच कर रहे थे। वहीं रवि अपने कैमरे से हर एक चीज की फोटो खींच रहा था, लेकिन तभी उसका पैर किसी चीज पर पड़ा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे जमीन बज रही हो। उसने अपने पैर से एक दो बार जोर जोर से उस चीज पर मारकर देखा। ये तुम क्या कर रहे हो? रवि ने दोबारा उस चीज पर जोर से पैर मारा। तभी आर्यन और विष्णु ने हैरानी से रवि की तरफ देखा और जोर से चिल्लाते हुए बोला, हटो वहां से। लेकिन तभी वो जमीन धंसी और रवि अचानक एक बड़े से गड्ढे में जा गिरा, जो असल में एक रहस्यमय गुफा थी। रवि, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आर्यन ने अपने बैग से रस्सी निकाली और फिर वो तीनों नीचे उस गुफा में चले गए। विष्णु ने आग जलाई और वो लोग धीरे धीरे गुफा में आगे बढ़ने लगे। तभी माया ने आवाज लगाते हुए कहा, आर्यन, ये देखो। उस गुफा की दीवारों पर सांपों की आकृतियां पत्थरों के ऊपर अपने आप उभरी हुई थी। ये आर्यन और माया के लिए बहुत अजीब बात थी, क्योंकि केरल की गुफा में जो आकृतियां माया ने देखी थी वो इंसानों ने बनाई थी और उन्हें दीवार पर पेंट किया गया था। लेकिन यहाँ ये सांपों की आकृतियां गुफा के पत्थरों में अपने आप उभरी हुई थी। माया ने जैसे ही उन सांपों की आकृतियों को छू कर देखा, उसे जोर का झटका लगा। उसे वही आवाज फिर से सुनाई देने लगी जो अक्सर सपने में सुनाई देती थी। माया, माया।
माया उस आवाज को सुनते ही दूर हो गई। माया के चेहरे का रंग उड़ा हुआ देख आर्यन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। तभी विष्णु ने गुफा पर उभरे सांप की उस आकृति को ध्यान से देखा। ये तो नागराज वासुकी हैं। उस दीवार पर नागराज वासुकी की बड़ी सी आकृति उभरी हुई थी, जिसे देखकर सब चौंक गए। वहीं तभी आर्यन की नजर पैरों की तरफ गई तो वो और भी ज्यादा चौंक गए। क्या हुआ? हम लोग नाग के पेट में हैं। ये केव एक स्नेक की शेप में बनी है। क्या? वो पूरी जमीन किसी बड़े नाग की हड्डी के रूप में उभरी हुई थी। माया और आर्यन को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन तभी उन्हें रवि की आवाज सुनाई दी। गाइस, ये देखो। रवि की आवाज सुनते ही वो तीनों आगे गए, जहां एक सफेद पत्थर बहुत ज्यादा चमक रहा था। मुझे तो लगता था कि ये सिर्फ किस्से कहानियों की बात है, पर नागमणि सच में होती है। ये मणि तो उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ी है, जो मैंने कल रात उस बच्चे के पास देखी थी। ये सुनते ही आर्यन और माया चौंक गए। उन्हें समझ आ गया था कि रवि कल रात सिर्फ सम्मोहन का नाटक कर रहा था। वो जरूर उस रस्म में कुछ और पता करने गया था। वहीं आर्यन ने उस गुफा को ध्यान से देखा। अगर यहाँ से हम वो मुंह था तो जरूर गर्भ है। वो स्टोन इतनी तेजी से चमक रहा था कि रवि उसे उठाने के लिए आगे बढ़ने लगा। रवि, उसे मत उठाना। लेकिन क्यों? क्योंकि उसकी वजह से ही इस मंदिर का संतुलन बना हुआ है। अगर तुमने उसे अपनी जगह से हिलाया तो ये पूरा मंदिर तबाह हो जाएगा। लेकिन रवि ने आर्यन की बात नहीं सुनी और आगे बढ़ने लगा। पर तभी अचानक गुफा में हर तरफ से ढेरों सांप आने लगे। इतने सारे सांप? ये सब मणि की रक्षा के लिए तो नहीं आए? आखिर कैसे निकलेंगे आर्यन, माया और रवि इस गुफा से बाहर, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। रवि, उसे हाथ मत लगाना। लेकिन ये कितना चमकदार है। सोचो, इसके हमें कितने पैसे मिल सकते हैं। लाइफ टाइम काम नहीं करना पड़ेगा। रवि, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? दिखाई नहीं देता? हम लोग यहाँ मौत के मुंह में खड़े हैं। वहीं सांप धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ रहे थे। गुफा की पूरी दीवार और जमीन पर सिर्फ सांप ही सांप थे। मुझे लगता है रवि सम्मोहन में है। नहीं, वो नाटक कर रहा है। उसके सर पर सिर्फ लालच सवार है। लालच भी सम्मोहन का ही रूप है। जब तक रवि उस मणि को देखता रहेगा तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम क्या करें? हमें उसका ध्यान भटकाना होगा। लेकिन कैसे? इधर रवि ने जैसे ही मणि को उठाया, अचानक पूरी जमीन हिलने लगी, जैसे अब वो मंदिर किसी भी पल ढह जाएगा। रवि, उस मणि को वापस रख दो। लेकिन रवि था कि सुनने को राजी नहीं था। लेकिन तभी आर्यन ने अपने फोन पर एक रिकॉर्डिंग ऑन की। भैया, अपनी बहन की आवाज सुनते ही रवि ने मुड़कर देखा। सॉरी भैया आपको डिस्टर्ब करने के लिए। मुझे पता है आप मेरे इलाज के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर आपको माँ की बात याद है ना, कभी लालच में आकर गलत काम मत करना। अपनी बहन की बात सुनते ही रवि की आंखों से आंसू बहने लगे और वो अचानक उस मणि के सम्मोहन से बाहर आ गया। ये सब? तभी आर्यन ने रवि का हाथ खींचा और वहां से बाहर की तरफ भागने लगे। मंदिर के सारे सांप उन चारों के पीछे पीछे आ रहे थे। माया, ध्यान से। जिस रास्ते से वे लोग आए थे उस रास्ते को भी सांपों ने घेर रखा था, लेकिन आग की वजह से वो उन लोगों से दूर थे। विष्णु ने रस्सी को पकड़ा और वो लोग एक एक कर जल्दी बाहर निकलने लगे। बाहर निकलते ही जमीन हिलना बंद हो गई और सभी ने एक गहरी लंबी सांस ली। बाल बाल बचे। इतने तो पैसे भी नहीं मिले थे। माफ करना, मेरी वजह से हमारा यहाँ आना बेकार हो गया। तभी आर्यन ने मुस्कुराकर रवि की तरफ देखा और अपनी जेब से कागज निकालते हुए बोला, किसने कहा? हम जिसके लिए आए थे वो मिल गया। ये क्या है? एंशिएंट मैप। इस मैप पर उन जगहों का पता है जिन्हें स्नेक्स लैंड माना जाता है। ये सुनते ही रवि ने खुशी से आर्यन को गले लगा लिया और वो लोग वहां से जाने लगे। तभी आर्यन ने विष्णु से पूछा, हमने कल रात यहाँ कोई रस्म होती देखी थी, वो क्या था? अच्छा, वो नाग देवता को खुश करने के लिए लोग पूनम की रात को विशेष पूजा करते हैं। हाँ, उस पूजा में मैं भी था। वो बच्चा जो मुझे कल मिला था वही मुझे वहाँ लेकर गया था। क्यों? वो मैंने उसे कैंडी ऑफर की थी ना। और हमें लगा तुम उन लोगों के वश में हो और वो तुम्हारी बलि देने वाले हैं। माया और विष्णु आगे चल रहे थे कि तभी रवि ने आर्यन को रोका और उसे हैरानी से बोला, आपको मेरी बहन के बारे में कैसे पता चला? जब तुम छिप छिप कर फोन पर बात कर रहे थे मैं तभी समझ गया था, और फिर रात को जब तुम अपना फोन कमरे में छोड़ कर गए तो उस वक्त मैंने तुम्हारे फोन में तुम्हारी बहन की रिपोर्ट का मैसेज देख लिया था। हाँ,
मेरी बहन को कैंसर है, इलाज के लिए पैसे नहीं थे और तभी राजीव ने मुझे ये जॉब ऑफर की। उसने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं टेम्पल का गेट खुलवा देता हूँ तो वो मेरी बहन का इलाज अमेरिका में करवाएगा। और फिर जैसे ही मैंने उस मणि को देखा तो मैं खुद पर से काबू खो बैठा। आर्यन ने रवि की पीठ थपथपाई और उसे ये सब भूल जाने को कहा। वहीं माया अभी भी उसी गुफा के बारे में सोच रही थी। क्या वो सिर्फ मेरा वहम था या फिर मैंने वो आवाज सच में गुफा में सुनी थी? थोड़ी देर में सभी लोग वापस सरपंच के घर पहुंच गए, जहां सबके मिट्टी सने हाथ पैर और चोटों को देखकर सरपंच जोर जोर से हंसने लगे। अरे आप लोग जंगल में गए थे या युद्ध में? ये कैसी हालत बना कर लौटे हैं? जंगी समझ लीजिए। उन तीनों को वहां पर छोड़कर विष्णु वापस अपने घर चला गया। वहीं आराम करने के बाद सुबह आर्यन, माया और रवि गांव में जाने के लिए तैयार हो गए। आर्यन जी, अगर रिसर्च पूरी हो जाए तो उसमें थोड़ा क्रेडिट हमें भी दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्रेडिट? हमारे साथ जंगल तो गए नहीं, क्रेडिट चाहिए। तभी माया ने रवि को कोनी मारी और चुप होने का इशारा किया। वहीं इतने में वो बच्चा भी वहां आ गया। रवि ने अपने सिर से कैप निकाली और उस बच्चे को पहना दी। ये लो चैम्प। बच्चा उस कैप को पाकर खुश था। उसने रवि को हाथ आगे करने को कहा। वहीं जैसे ही रवि ने हाथ आगे किया, उस बच्चे ने उसके हाथ में एक काले रंग का पत्थर रख दिया। ये क्या है? स्नेक बॉल। लोग मानते हैं कि इससे सांप के जहर को काटा जा सकता है, पर मैं इन सब में नहीं मानता। लेकिन अब माने न माने, ये खास तो है और रात के समय ये हीरे की तरह चमकता भी है। लोग बुरी नजर से बचने के लिए भी इसे अपने पास रखते हैं। चलो अच्छा है, इसी बहाने रवि को मंदिर वाली नागमणि ना सही, छोटी नागमणि तो मिल ही गई। ये सुनते ही बाकी लोग भी जोर जोर से हंसने लगे। अच्छा चलो अब निकलते हैं, गाड़ी आती होगी। आर्यन, माया और रवि ने सरपंच जी को अलविदा कहा और गांव से बाहर आ गए, जहां गाड़ी खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो वहां से जाने लगे, माया ने शीशे में देखा कि विष्णु दौड़ते हुए उनके पीछे पीछे आ रहा है। आर्यन भाई जी! विष्णु की आवाज सुन ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और आर्यन गाड़ी से बाहर उतरा। तभी उसे याद आया कि वो विष्णु को उसकी फीस देना तो भूल ही गया था। आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारे पैसे देना तो भूल ही गया था। तुम्हें बेवजह इतनी दूर दौड़कर आना पड़ा। भाई जी, पैसों की कोई बात नहीं है। फिर? मैं भी आप लोगों के साथ चलना चाहता हूँ। प्लीज मुझे भी अपने साथ ले लो। पर क्यों? नागों की कहानियां सुन सुनकर बड़ा हुआ हूँ, लेकिन कभी ये समझ नहीं पाया कि इसमें क्या सच है और क्या नहीं। मेरी नाग देवता में आस्था है, पर मैं उनके असली रूप को पहचानना चाहता हूँ। आर्यन ने माया और रवि की तरफ देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें विष्णु को अपने साथ ले जाना चाहिए या नहीं। भाई जी, मुझे सांप की अच्छी जानकारी है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तुम दोनों को इसे कोई ऐतराज तो नहीं है ना? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी नहीं। ठीक है, फिर तुम हमारे साथ चल सकते हो। ड्राइवर ने उन चारों को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में छोड़ दिया। गाड़ी से उतरते ही आर्यन ने मैप निकाला और वो चारों उसे पढ़ने की कोशिश करने लगे। मेरे हिसाब से हमें इस पॉइंट से शुरू करना चाहिए। लेकिन ये जगह है कौन सी? यहाँ तो सिर्फ स्नेक बना है। हो सकता है मैप बनाने वाले ने जगहों के नाम को सिंबल और पहेलियों में लिखा हो ताकि कोई इसका मिसयूज ना कर सके। तो फिर ये कहीं नागालैंड तो नहीं? नागालैंड भारत का पूर्वोत्तर राज्य, जहाँ के रहस्यों के बारे में ज्यादातर लोग जानते नहीं। अब इस राज्य में क्रिश्चियंस की आबादी ज्यादा है, लेकिन इस राज्य में आज भी कछारी समुदाय की कुछ जातियां रहती हैं जो सांपों की पूजा करते हैं, और कई लोग मानते हैं कि नागालैंड को ये नाम भी नागों की वजह से ही मिला है। आर्यन और उसके साथी मैप को फॉलो करते हुए नागालैंड पहुंच गए। मैंने अपनी जिंदगी में इतना खाली एयरपोर्ट कभी नहीं देखा। यहाँ की जगहों के बारे में अभी लोगों को ज्यादा पता नहीं है, इसीलिए कम ही टूरिस्ट आते हैं। आज हम लोग यहीं कोहिमा में रुकेंगे और फिर कल आगे के सफर के लिए रवाना होंगे। सभी लोग पास के एक होटल में चले गए। अब शाम के 4-5 बज चुके थे। होटल में खाने की सर्विस नहीं थी, इसीलिए सभी बाहर खाने के लिए निकल गए। लेकिन नागालैंड के बाजार दिल्ली या मुंबई की मार्केट से काफी अलग थी। तभी रवि को सड़क किनारे सिल्क वॉर्म बिकते हुए नजर आए। ये तो जिंदा है, इन्हें कोई कैसे खा सकता है? ये इनके कल्चर का हिस्सा है। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम कुछ और खा सकते हो, लेकिन कभी भी किसी के फूड को देखकर मुंह नहीं बनाना चाहिए। तभी माया को पास में एक रेस्टोरेंट नजर आया। चलो वहाँ चलते हैं, वो मुझे ठीक लग रहा है। वो लोग उस रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने लगे। तभी रवि ने इधर उधर देखते हुए कहा, वैसे आपको लगता है हमारे लिए मैप के हिसाब से चलना ठीक होगा?
आई मीन वो मैप गलत भी तो हो सकता है। नहीं, मैंने अपने इतने सालों के करियर में एक बात सीखी है, अतीत कभी झूठ नहीं बोलता। और अगर वो मैप उतने साल पुराना है जितना मैं सोच रहा हूँ, फिर हमें यहाँ कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। पर भाई जी, उस मैप में ऐसा था क्या? उसमें नागों के राज्यों के बारे में लिखा था। माइथोलॉजी के मुताबिक नागों ने जहां जहां राज्य किया उनमें से एक नागालैंड भी था, तो हमें यहाँ से कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। आर्यन, माया, रवि और विष्णु उस मैप के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि कोई उनकी बातें सुन रहा था। खाना खाने के बाद वो लोग वापस होटल चले गए। होटल में ज्यादा स्टाफ नहीं था और रात को रिसेप्शनिस्ट भी अपने घर चला गया। अब उस होटल में वो चारों और कुछ गेस्ट रुके हुए थे, लेकिन फिर आधी रात के वक्त आर्यन की अचानक नींद टूटी। उसे ऐसे लगा जैसे कोई उनके कमरे में आया हो। उसने सामने की तरफ देखा तो खिड़की खुली थी। उसने खिड़की बंद की और वापस सोने के लिए जाने लगा, पर तभी उसे माया के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। कौन है? ये किसके चीखने की आवाज थी? माया की। रवि, आर्यन और विष्णु दौड़कर माया के कमरे की तरफ गए। क्या हुआ, तुम चिल्लाई क्यों? किसी ने कमरे में घुसकर चोरी करने की कोशिश की। तभी विष्णु ने हॉल की तरफ देखते हुए कहा, भाई जी, वो रहा। उन तीनों ने उसका पीछा किया, लेकिन चोर वहां से भाग चुका था। हमारे पर्स तो टेबल पर ही पड़े थे, फिर पैसे चुराने के बजाय ये बैग्स में क्या ढूंढ रहा था? आखिर कौन था वो? और क्या वो सिर्फ चोरी के इरादे से आया था या फिर उसका मकसद कुछ और ही था? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ कुकू एफएम पर। आर्यन दौड़कर वापस कमरे में आया और उसने अपने बैग चेक किए। मैप अभी भी उसके बैग में था। यकीन नहीं होता, यहाँ भी चोर होते हैं। क्या भाई जी, चोरों का भी कोई ठिकाना होता है क्या? आर्यन के दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे, लेकिन उसे लगा कि शायद चोर सच में चोरी के इरादे से ही आया हो और ये सिर्फ उसका वहम हो। लेकिन आर्यन को परेशान देख माया समझ गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वहीं दूसरे दिन सुबह होते ही वो लोग होंगपोई के लिए निकल गए। होंगपोई नागालैंड का वो गांव है जहां हेड हंटर्स रहते हैं। पहाड़ों और जंगल से होते हुए वो लोग शाम तक होंगपोई विलेज पहुंच गए। ये एक रिमोट एरिया था और चारों तरफ से जंगल से पहाड़ से घिरा हुआ था। गांव में पहुंचते ही आर्यन और बाकी लोग रहने के लिए जगह ढूंढने लगे। भैया, यहाँ रहने की जगह मिल सकती है? लेकिन उनमें से किसी को भी हिंदी नहीं आती थी और वो लोग नागमीज में बात कर रहे थे। तभी माया आगे आई और उसने गांव के लोगों से बात करने की कोशिश की। तभी नारायण थापा नाम का आदमी उनसे टकराया। दिल्ली से आए हैं? आपको हिंदी आती है? हाँ, मैं 15 साल नागा रेजिमेंट में था, फिर कंधे पर गोली लग गई और रिटायरमेंट लेना पड़ा। वैसे आप लोग यहाँ इतनी दूर कैसे? मेरा नाम आर्यन कुलकर्णी है, मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ। वही जो पुरानी चीजों की खोज करते हैं? और मेरा नाम माया है। ये रवि और ये विष्णु है। ठीक है, चलिए। मेरा घर ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए तो जगह हो ही जाएगी। कुछ देर में नदी और जंगल को पार करते हुए वो लोग थापा के घर पहुंच गए। थापा के घर पर उनकी पत्नी और एक 8 साल का बेटा था और घर पुराने स्टाइल का बना हुआ था। वही घर के पाख पर जानवरों के सर टंगे हुए थे, जिसे देख रवि और विष्णु थोड़ा घबरा गए। आपने ये सिर क्यों लटका रखे हैं? ये यहाँ पर शक्ति दिखाने का तरीका है। अच्छा, वैसे आप लोग यहाँ किस चीज पर रिसर्च करने आए हैं? नागों पर। हमने सुना है यहाँ के लोग नागों की पूजा करते हैं। पूजा तो हम सब चीजों की करते हैं, पहाड़, पेड़, जंगल, नदी। हाँ, यहाँ पर कचरी लोग भी रहते हैं जो नागों की देवी मनसा की पूजा करते हैं। उनकी क्या कहानी है? रात को हमारे यहाँ एक फेस्टिवल होने वाला है, आप लोग वहाँ चलिए, वहीं आपको कहानी पता चल जाएगी। रात को सब तैयार होकर थापा के साथ नीचे गांव में चले गए, जहां गांव वाले साथ में बैठे एंजॉय कर रहे थे। तभी थापा उन लोगों को एक बूढ़े आदमी के पास ले गया। उम्र तकरीबन 100 साल थी और उस बूढ़े आदमी ने कहानी सुनाना शुरू किया। महाभारत के युद्ध के बाद राजा परीक्षित राजपाट संभालने लगे थे, लेकिन उन्हें श्राप उनकी मौत सांप के काटने से होगी। और हुआ भी ऐसा ही। जब ऋषि शुकदेव मुनि परीक्षित को भागवत सुना रहे थे, उसके आखिरी दिन तक्षक नाग ने आकर उन्हें काट दिया और उनकी मौत हो गई। राजा परीक्षित के बाद उनका बेटा जन्मजय राजा बना। अब क्योंकि परीक्षित की मौत सांप के काटने से हुई थी,
इसलिए जन्मजय ने बदला लेने की सोची और सर्प यज्ञ करने का फैसला किया, जिसमें संसार के सारे नागों की आहुति दी जाने वाली थी। माने अगर वो यज्ञ सफल हो जाता तो दुनिया के सारे सांप खत्म हो जाते। अब ऐसा होने वाला है, इसका पता नागों को पहले ही लग चुका था। इसलिए उन्होंने अपनी बहन देवी मनसा से विनती की कि वो ऋषि जरत्कारू से शादी करें, जो बहुत कठोर तपस्वी ऋषि मुनि थे और उन्होंने कभी शादी ना करने की कसम खाई थी। ऋषि जरत्कारू का वंश भी खत्म हो रहा था, इसलिए अपने पूर्वजों की खातिर उन्होंने शादी के लिए हामी भर दी। पर उनकी शर्त थी कि अगर उनकी पत्नी ने कभी उनकी कोई बात नहीं मानी तो वो उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। अब एक शाम ऋषि जरत्कारू अपनी पत्नी मनसा की गोद में सिर रखकर सो रहे थे, पर देवी मनसा ने उन्हें ये सोचकर उठा दिया कि कहीं सूर्यास्त ना हो जाए। लेकिन जरत्कारू इस बात से नाराज हो गए और देवी मनसा को छोड़कर चले गए। पर इस दौरान देवी मनसा गर्भवती हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने 9 महीने बाद आस्तिक को जन्म दिया, जो अपने ज्ञान की वजह से आस्तिक मुनि कहलाए। वहीं दूसरी तरफ राजा जन्मजय ने सर्प यज्ञ शुरू कर दिया था। नागवंश के सारे सांप उस यज्ञ में आकर भस्म हो रहे थे। ऐसे में आस्तिक मुनि वहां पहुंचे और उन्होंने जन्मजय को यज्ञ रोकने के लिए मना लिया। उस बूढ़े आदमी से यह कहानी सुनने के बाद आर्यन और बाकी सभी काफी शॉक थे। उन्हें यहाँ से नागों के बारे में अब तक कुछ और तो पता नहीं चला था, लेकिन इस कहानी ने उन्हें लोगों के बीच उनकी वैल्यू को एक बार फिर याद दिला दिया था। कहानी सुनने के बाद वो लोग वापस थापा के घर की तरफ वापस जा ही रहे थे कि तभी उस बूढ़े आदमी ने आर्यन की तरफ देखा और बोला, दायोंग नदी पर जाओ, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब वहीं मिलेंगे। घर जाने के बाद भी आर्यन के मन में उस बूढ़े आदमी की कही हुई बात घूम रही थी। उसने मैप निकाला और देखा तो उसमें पानी का साइन बना था, जिसे उन्होंने शायद समझने में गलती कर दी थी और वो लोग यहाँ आ गए थे। यहाँ से देओंग नदी कितनी दूर है? आपको 8 घंटे लग जाएंगे, वो दूसरे जिले में पड़ती है। आप लोग अगर सुबह जाएंगे तो शाम होने से पहले वहां पहुंच सकते हैं। प्लान के मुताबिक सुबह थापा ने उन लोगों के लिए एक गाड़ी का इंतजाम कर दिया, जिससे वो लोग दयांग नदी के लिए निकल पड़े। हम लोग वैसे दयांग रिवर पर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ नागिन रहती है। क्या नागिन? इतना घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ कहानियां हैं। पर भैया, अगर ये सिर्फ कहानी होती तो आप वहाँ हम लोगों को लेकर थोड़ी जाते। विष्णु की यह बात सुनते ही आर्यन चुप हो गया और बाहर की तरफ देखने लगा। अभी वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि देओंग रिवर जाने से उन्हें कोई फायदा होगा या नहीं। 8 घंटे के सफर के बाद वो लोग फाइनली देओंग रिवर पहुंच गए। इस इलाके में लोथा ट्राइब रहती है, जो एक नागिन में विश्वास रखते हैं जो देओंग रिवर में रहती है। आर्यन और उसके साथियों ने देओंग नदी का रहस्य समझने के लिए वहीं नदी के पास ही अपने टेंट लगा लिए। वैसे हम लोगों का यही नदी के पास रुकना जरूरी है क्या? क्या हम लोग गांव में नहीं रुक सकते? गांव के लोग हमें पहचानते नहीं हैं और यहाँ कोई धर्मशाला या फिर होटल भी नहीं जहाँ ठहरा जा सके। इतनी जल्दी कोई हमें अपने घर में रुकने की परमिशन भी नहीं देगा, इसीलिए यही रुकना ठीक होगा। विष्णु और माया ने खाना बनाया और वो लोग खाना खाने के बाद अपने अपने टेंट में चले गए। लेकिन आर्यन को शायद नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो बाहर आकर बैठ गए। वहीं कुछ देर बाद विष्णु भी बाहर आ गया। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? नई जगह है ना, थोड़ा मुश्किल होती है। आर्यन के हाथ में उसकी वाइफ की फोटो थी, जिसे वो विष्णु के आने से पहले देख रहा था। उस फोटो को देख विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई जी आपकी पत्नी है? हाँ। उन्हें तो आपकी बहुत याद आती होगी, आप यहाँ जंगलों में। वो अब इस दुनिया में नहीं है, 4 साल पहले उसका देहांत हो गया। ये कहते हुए आर्यन के चेहरे पर सुप्रिया को खोने का दर्द साफ झलक रहा था। आसमान की तरफ देखती उसकी नजरें जैसे उन तारों में सुप्रिया को ढूंढ रही थी। माफ करना, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं, तुम बताओ तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मेरे बाबा तो बचपन में ही गुजर गए थे और माँ भी पिछले साल चल बसी। अब बस मैं ही हूँ। माँ गुजरी तो समझ आया बिना परिवार के जीना कितना मुश्किल होता है। सही कहा, मुश्किल तो है। वैसे आप नागों का रहस्य क्यों जानना चाहते हैं? आप तो इन सब में यकीन नहीं करते ना?
ये सुनते ही अचानक आर्यन की नजरों के सामने उस दिन की यादें ताजा होने लगी थी जब उसने सुप्रिया को खोया था। सुप्रिया का चेहरा बार बार उसकी नजरों के सामने आ रहा था। खैर चलिए, अब मुझे तो नींद आने लगी है, मैं तो चला सोने। विष्णु अंगड़ाई लेते हुए उठा और वापस अंदर टेंट में सोने चला गया। इधर आर्यन बैठा सुप्रिया के बारे में सोच रहा था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। आर्यन, आर्यन। वो आवाज सुनते ही आर्यन ने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने मुझे आवाज दी। तभी आर्यन को जंगल की तरफ से पायल की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? आर्यन ने जंगल की तरफ टॉर्च कर देखने की कोशिश की, तभी किसी लड़की के हंसने की आवाजें आने लगी। आर्यन उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल में चला गया, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। वहीं उधर माया को आज भी वही सपना आया था और हमेशा की तरह वो अचानक चिल्लाते हुए नींद से उठ पड़ी। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं। पता नहीं वो सपना मेरा पीछा कब छोड़ेगा। वो अपने बिस्तर से उठी और खुली हवा में सांस लेने के लिए टेंट के बाहर आई। जो लकड़ियां आर्यन ने जलाई थी वो अब बस बुझने वाली थी। माया वहीं आग के पास बैठ गई और नदी की तरफ देखने लगी। चांद की रोशनी में नदी का पानी सुनहरी झील की तरह चमक रहा था। उस पानी को देखकर माया खुद को रोक नहीं पाई और पानी के पास चली गई। लेकिन जैसे ही उसने पानी में हाथ डाला, उसे पानी में एक लड़की की परछाई नजर आई, जिसे देखते ही वो घबराकर पीछे हो गई। वो क्या था? माया ने वापस पानी में झांक कर देखा तो इस बार पानी में सिर्फ चांद नजर आ रहा था। माया को लगा कि शायद उसे कोई वहम हुआ है। वो वापस जाने के लिए खड़ी हुई, लेकिन उसी पल किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया, जिसे देख माया के हाथ पैर कांपने लगे। ये किसका हाथ? वो इतनी घबराई हुई थी कि उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी, पर तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। डरो मत। उस आवाज को सुनते ही माया को यकीन हो गया कि शायद यहाँ झील में कोई भूत है। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तुम ये जानो कि तुम असल में कौन हो। मैं? अपनी किस्मत से मत भागो। तुम जितना इससे दूर भागोगी वो तुम्हें उतना ज्यादा परेशान करेंगी। अपनी सच्चाई को अपनाओ। ये सुनते ही माया ने अचानक पलट कर देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। वो कहाँ गई? माया ने वापस नदी की तरफ देखा, तभी उसे एक बड़ा सा सफेद रंग का सांप पानी के अंदर जाता हुआ नजर आया। लेकिन तभी अचानक उसके सर में जोर का दर्द होने लगा। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। माया, माया! आर्यन के काफी उठाने के बाद माया ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वो अपने टेंट के बाहर बेहोश पड़ी थी। तुम यहाँ टेंट के बाहर कैसे आई? कुछ हुआ था क्या? वो? माया आर्यन को बताना चाहती थी कि कुछ देर पहले उसने नदी के पास क्या देखा था, लेकिन फिर वो बोलते बोलते चुप हो गई, क्योंकि उसे पता था कि आर्यन उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। वहीं माया को चुप देख आर्यन भी समझ गया कि कुछ तो है जो माया उससे छिपा रही है। आखिर क्या था माया का नागों के साथ कनेक्शन, और जंगल में आर्यन को क्या दिखा था? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड कुकू एफएम पर। माया बिना कुछ कहे वापस अपने टेंट में चली गई। वहीं सुबह जब उसकी नींद खुली तब तक सभी उठ चुके थे और बाहर नाश्ता तैयार कर रहे थे। वहीं आर्यन मैप देखकर कुछ डिकोड करने की कोशिश कर रहा था। कोई मदद चाहिए? आर्यन ने मैप माया की तरफ किया और उन निशानों की तरफ इशारा करने लगा जो प्राचीन भाषा में लिखे थे। इस लैंग्वेज को डिकोड करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब तक जिन प्राचीन भाषाओं को मैंने पढ़ा है ये उनसे अलग है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले गांव जाकर थोड़ा नागों से जुड़े यहाँ के रिचुअल्स और ट्रेडिशन के बारे में जान लेते हैं। शायद उससे कुछ हेल्प हो जाए, क्योंकि मुझे अभी तक भी समझ नहीं आया कि उस बूढ़े आदमी ने हमें डेओंग रिवर आने को क्यों कहा था। नाश्ता करने के बाद वो लोग गांव में चले गए और गांव वालों से नागों के बारे में पूछने लगे। तभी आर्यन और उसके साथियों को अबेनी के बारे में पता चला। अबेनी की कहानी नागालैंड के फोक टेल्स में कई सौ सालों से सुनाई जा रही है और कई लोग मानते हैं कि वो आज भी डेओंग रिवर में रहती है। एक गांव वाले ने माया की रिक्वेस्ट पर उन्हें अबेनी के बारे में बताना शुरू किया। ये बहुत सालों पहले की बात है, जब लोथा ट्राइब में अबेनी नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो दिखने में तो खूबसूरत थी, लेकिन साथ ही नेक दिल भी थी। गांव में किसी को कोई भी तकलीफ हो, अबेनी उनकी मदद के लिए पहुंच जाया करती थी। उसे जड़ी बूटियों का भी अच्छा ज्ञान था, इसलिए वो लोगों का फ्री में इलाज तक करती थी। और जब कोई सांप किसी को काट लेता
तो वो आकर उसका जहर उतारती। लेकिन अबेनी के साथ एक अजीब बात थी, वो अक्सर रात होते ही दायोंग रिवर पर जाती थी और सुबह होते ही लौट आती। उसने कई बार लोगों ने रात को नदी की तरफ जाते हुए देखा, लेकिन कभी किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि रात के अंधेरे में वो उसका पीछा कर सके या फिर उससे सवाल पूछ सके। इसलिए लोग अक्सर खुसफुसाकर उसके बारे में बातें किया करते थे, और सामने कोई कुछ नहीं कहता। उसी गांव में एक लड़का भी रहता था जिससे अबेनी से प्यार हो गया। अबेनी ने भी कई बार उसे देखा था, लेकिन वो अक्सर उसे नजरअंदाज कर देती। लेकिन फिर एक रात वो लड़का अबेनी का पीछा करते हुए दायोंग रिवर तक पहुंच गया, जहां उसने देखा कि अबेनी अचानक एक बड़े से सांप में बदल गई और नदी में चली गई। अबेनी का सच जानने के बाद भी उस लड़के ने उसे प्यार करना नहीं छोड़ा, बल्कि उसे उससे और ज्यादा प्यार हो गया। और एक रोज उसने अबेनी से अपने दिल की बात कह दी। मैं तुमसे क्या किसी से प्यार नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ तुम ऐसा क्यों कह रही हो। मैंने उस रात तुम्हें रूप बदलते हुए देखा था। क्या? लेकिन इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये जानने के बाद कि वो लड़का उसे प्यार करता है, अबेनी ने उसे पूरी सच्चाई बताई। मैं श्रापित हूँ। मेरे पूर्वजों ने डायंग नदी की आत्मा को नाराज किया था, इसलिए नदी ने मेरे पूर्वजों को श्राप दिया कि उनकी हर पीढ़ी में से एक इंसान, आधा इंसान और आधा नाग पैदा होगा जो डायंग नदी की रक्षा करेगा। अबेनी के पूरा सच बताने के बाद भी वो लड़का नहीं माना, जिसके बाद धीरे धीरे अबेनी को भी उससे प्यार हो गया। वो दोनों शादी करना चाहते थे और इसकी सारी तैयारियां भी उन्होंने कर ली थी। लेकिन फिर शादी की रात दायोंग रिवर की आत्मा नाराज हो गई और उसके गुस्से का कहर पूरे गांव में प्रलय के रूप में टूट पड़ा। नदी का ऐसा प्रकोप लोगों ने पहली बार देखा था। हर तरफ तबाही छाई हुई थी। फिर क्या हुआ? अबेनी ने लोगों की जान बचाने के लिए अपने प्यार को छोड़ दिया और दायोंग रिवर में समा गई। अबेनी के नदी में जाते ही सब कुछ शांत हो गया। लोग मानते हैं कि दायोंग नदी के पास रात को जाने पर अभी भी अबेनी की आवाजें सुनाई देती हैं। वो उस नदी पर आने वाले लोगों को रास्ता दिखाती है। अगर तुम्हें कभी किसी सवाल का जवाब ना मिले तो एक बार अबेनी से पूछकर देखना, वो तुम्हारे हर सवाल का जवाब देगी। गांव वाले की बात सुनते ही माया को अचानक कल रात हुई घटना याद आई। पहले उसे लग रहा था कि वो सब शायद उसने नींद में सुना, लेकिन गांव वालों के अबेनी की कहानी सुनने के बाद उसे वो सब सच लगने लगा था। क्या वो? माया को सोच में डूबा देख रवि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? कहानी सुनने के बाद से तुम इतनी शांत क्यों हो? तुमने अबेनी की आवाज सुनी थी क्या? ये सुनते ही आर्यन ने हैरानी से माया की तरफ देखा। आवाजें तो आर्यन ने भी सुनी थी, लेकिन वो अभी इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था कि यह आवाज अबेनी की थी। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ माया, तुम्हें उस मैप से कुछ पता चला? हाँ, मैंने मैप के कुछ हिस्सों को डिकोड करने की कोशिश की थी। ये जो साइन बना है, ये फर्टिलिटी का साइन है और ये पानी का। इंडियन माइथोलॉजी में नागों को फर्टिलिटी, वाटर, विजडम और बैलेंस से ही डिनोट किया जाता है। और जो ये लिखा है, ये एक पहेली है। पहेली? पुराने जमाने में मैप में सीक्रेट छिपाने के लिए लोग सही नाम लिखने के बजाय उसे पहेलियों में लिखते थे ताकि कोई मैप को आसानी से न पढ़ पाए। पर पहेली में क्या लिखा है? माया ने अपना नोटबुक निकाली और एक एक कर मैप पर लिखी बातों को ट्रांसलेट करना शुरू किया। बादलों की गोद में एक जादू है बसा, सांपों की तरह घूमता, हर छांव में छिपा। नदियों की कलकल सुनाई देती जहां, धरती के राज जो बताते हैं सबको यहाँ। कौन सा ये क्षेत्र जहां बारिश होती बेशुमार, नागों की कहानियों में मिलता है हर बार। ये कैसी पहेली है? बादलों की गोद में सांपों की तरह घूमता। बादलों की गोद में मतलब जहां बादल हमेशा छाए रहते हैं। धरती के राज ऐसी कौन सी जगह हो सकती है?
सभी उस पहेली को डिकोड करने में लगे थे। तभी आर्यन ने चौंकते हुए कहा, आई थिंक पहेली किसी ऐसी जगह के बारे में है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। ऐसी तो सिर्फ एक ही जगह है, चेरापूंजी। यू आर राइट। इसका मतलब हमें अब मेघालय जाना होगा। वो सब तो ठीक है भाई जी, लेकिन क्या ये मैप सिर्फ उन जगहों के बारे में है जहाँ कभी नाग रहा करते थे या नागों की पूजा होती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये देखो, इस मैप के बीचों बीच कुछ अजीब सा बॉक्स बना है, और अब ये कोई खजाना है या फिर कुछ और, वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन इन सारी जगहों का कनेक्शन इस चीज से है। यानी कि ये एक चीज है जो इन सबको आपस में जोड़ती है। और वो क्या है? वो तो हमें इन जगहों पर जाने के बाद ही पता चलेगा। आर्यन, माया, रवि और विष्णु ने अपना अपना सामान पैक किया और मेघालय के लिए निकल पड़े। उन सभी के मन में कई तरह के सवाल घूम रहे थे, पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब मेघालय की जर्नी उन्हें नागों के बारे में कौन सा नया रहस्य बताने वाली है। लेकिन तभी अचानक रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। ये पूरा जंगल का इलाका था और अब अंधेरा भी होने लगा था। क्या मुसीबत है, अब हम लोग क्या करेंगे? गाड़ी तो सुबह से पहले ठीक नहीं हो पाएगी। तो हम लोग यहीं जंगल में टेंट लगा लें क्या? नहीं, यहाँ जंगली जानवर भी होंगे, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। तो फिर क्या? वो लोग रास्ता ढूंढ ही रहे थे कि तभी उन्हें जंगल के पास एक घर नजर आया। अब हल्की हल्की बारिश भी होने लगी थी। वो देखो, चलो उस घर में जाकर मदद मांगते हैं, क्या पता वो हमें रात काटने के लिए जगह दे दें। आ रही हूँ, आ रही हूँ। हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप लोग हमें आज रात यहाँ ठहरने की जगह दे सकते हैं? नहीं नहीं, जाओ यहाँ से। अम्मा, बारिश तेज हो रही है और इस वक्त मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। प्लीज आज रात के लिए रुकने दीजिए। रवि और आर्यन उस बूढ़ी औरत से रिक्वेस्ट कर ही रहे थे कि तभी उस बूढ़ी औरत का बेटा अंदर से बाहर आया। कौन है? हमें आज रात रुकने की जगह चाहिए थी। हम लोग कल सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। वाचुंग भी उन लोगों को मना करने ही वाला था कि तभी उसकी नजर माया पर पड़ी। माया दूर खड़ी इधर उधर देख रही थी। वहीं उस अंधेरी रात में उसके कंधे के पास बना निशान तेज चमक रहा था। माया को देखते ही वाचुंग ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उसकी तरफ देखकर कुछ इशारा किया। ठीक, आप लोग आज रात यहाँ रुक सकते हैं। आर्यन हैरान था कि अचानक वो लोग उन्हें जगह देने के लिए मान कैसे गए। आर्यन को वाचुंग और उसकी माँ कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, लेकिन रवि और बाकियों के जिद करने पर वो लोग उस घर में चले गए। अब बारिश और भी ज्यादा होती जा रही थी। वहीं जैसे ही वो लोग अंदर घर में गए, उन्होंने देखा कि उस घर में काफी पुराना सामान पड़ा था। वही बर्तन पड़े थे जिनसे गंदी बदबू आ रही थी। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग सब अलग अलग जगह से हैं, यहाँ रिसर्च करने के लिए आए हैं। आप लोग भूखे होंगे ना? माँ, जरा इनके लिए खाना बना दो। नहीं, उसकी जरूरत कैसे नहीं है। आर्यन ने इतना ही कहा था कि तभी रवि के पेट से तेज आवाज आई। वही भूख तो माया और विष्णु को भी लगी थी, इसीलिए वो खाना बनाने में वाचुक की मदद करने लगे। आप लोग मांस तो खाते ही होंगे। भाई जी, मैं मांस नहीं खाता। अच्छा, तो आपके लिए मैं सब्जी बनवा देता हूँ, बाकी लोगों के लिए मुर्गा बना देता हूँ। मैं बस अभी आया। वाचुंग ने दूसरे कमरे में रखी मुर्गियों में से एक मुर्गी उठाई और उसे घर के पीछे ले गया। थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो गया। सभी ने भरपेट खाना खाया और सोने चले गए। और सुबह होते ही वो लोग तैयार होकर वहां से जाने लगे, लेकिन तभी आर्यन, रवि और विष्णु ने देखा कि माया अभी तक तैयार नहीं हुई थी। माया, चलो, हमें देर हो रही है। कहाँ? कहाँ मतलब, हम मेघालय रिसर्च करने के लिए आए ना। मैं आप लोगों के साथ नहीं आना चाहती। क्या? मैं अब यहीं रहना चाहती हूँ, वाचुंग के साथ। वाचुंग, तुम मुझे अपनाओगे ना? ये माया को क्या हो गया? कैसी बातें कर रही है? माया को अजीब हरकतें करता देख रवि और विष्णु ने एक दूसरे की तरफ देखा। वहीं तभी आर्यन ने माया का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले जाने लगा, लेकिन तभी वाचुंग ने उसे रोक दिया। अगर वो नहीं जाना चाहती है तो आप उसे जबरदस्ती क्यों कह रहे हो? हाँ, मुझे नहीं जाना। आखिर क्या हो गया था माया को, और आर्यन कैसे निकालेगा माया को इस नई मुसीबत से? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ कुकू एफएम पर।
मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। तुम लोग मेरे साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? इतना कहते ही माया वाचुंग के पीछे जाकर छिप गई। आर्यन माया को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। रवि और विष्णु ने भी माया को मनाने की कोशिश की, पर कोई असर नहीं हुआ। माया ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो उन लोगों को जानती ही नहीं है। वो अगर आप लोगों के साथ जाना ही नहीं चाहती हैं, तो आप लोग चले जाइए ना। तुम अपनी बकवास बंद करो। तुमने क्या किया इसके साथ? हम लोग इसके साथ क्या कर सकते हैं? और अगर हमने इसके साथ कुछ किया होता तो आप लोगों को क्यों छोड़ देते? हाँ? आप चिंता मत कीजिए, मैं माया से शादी करूंगा और वो यहाँ हमारे साथ हमारे घर में रहेगी। क्या? माया, तुम मुझसे शादी करोगी ना? हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? माया, बहुत हो गया, चलो हमारे साथ। आर्यन ने माया का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी माया ने चीखना शुरू कर दिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये माया को क्या हो गया है? कल तक तो बिल्कुल ठीक थी। कहीं इन लोगों ने माया जी को कुछ खिलाकर वश में तो नहीं कर लिया? ये सुनते ही आर्यन को कल रात की सारी चीजें याद आईं। उसे याद आया जब वो लोग खाना खा रहे थे तो वाचुंग माया के लिए खाना अलग से लेकर आया था, और जब वो घर में आए थे तब भी उसकी नजर सिर्फ माया पर ही थी। कहीं इन्होंने माया को कोई जड़ी बूटी खिलाकर उसका नर्व सिस्टम ब्लॉक तो नहीं कर दिया? वो सिर्फ वही बोल रही है जो वाचुंग उसे बोलने के लिए कह रहा है। वहीं तभी वहां से पुलिस की एक गाड़ी गुजरी जो माया की आवाज सुनकर रुक गई। यहाँ क्या हो रहा है? सभी ने मुड़कर पुलिस वाले की तरफ देखा। अच्छा हुआ आप आ गए। आर्यन ने पुलिस वाले को सारी बात बताई। मैडम, क्या आप इन लोगों को जानती हैं? वाचुंग, क्या मैं इन्हें जानती हूँ? माया ने वाचुंग की तरफ देखा और जैसे ही वाचुंग ने नाम सिर हिलाया, माया ने आर्यन की तरफ देखते हुए उसे पहचानने से इनकार कर दिया। ये तो मना कर रही है। इंस्पेक्टर साहब, मैं और माया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग मुझसे मेरी माया को छीनना चाहते हैं। वो इसे जबरदस्ती यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, ये मुझे जबरदस्ती ले जा रहे थे। तभी रवि आर्यन के पास गया और धीरे से उसके कान में बोला, ये तो हमारे खिलाफ ही बोल रही है। अब क्या करें? यहाँ से चले जाए क्या? वरना पुलिस हमें जेल में डाल देगी। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? हम माया को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आर्यन ने पुलिस वाले को सारी बात एक्सप्लेन की, पर माया खुद उनके साथ चलने को तैयार नहीं थी। ठीक है, मैं पूरा मामला समझ गया। आप तीनों मेरे साथ गाड़ी में बैठिए। आपकी गाड़ी हवलदार ले आएगा। पर आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए, ये लोग सही नहीं है। आपको जो भी कहना है अब चौकी चलकर कहना। चलो गाड़ी में बैठो। पुलिस वालों के कहने पर मजबूरन आर्यन, विष्णु और रवि को पुलिस की गाड़ी में बैठना पड़ा और वो लोग वहां से निकल गए। जंगल पार करते ही ब्रिज के पास इंस्पेक्टर ने गाड़ी रोकी और लंबी गहरी सांस ली, जैसे वो मौत के मुंह से निकल कर आया हो। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक बदल गए थे। बाल बाल बचे। क्या मतलब? चलो बताता हूँ। वासु की गाड़ी से उतरा और पास में मौजूद चाय की दुकान पर बैठ गया। आप लोग कुछ पियेंगे? नहीं, आपके कहने का क्या मतलब था? बाल बाल बचे। मेरी दोस्त वहां खतरे में है और आप एक पुलिस वाले होकर यहाँ आराम से चाय पी रहे हैं। मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ। मैं और मेरा दोस्त पुलिस की गाड़ी ठीक करके वापस लौट रहे थे। तब हम लोगों ने आपकी आवाज सुनी। इतने में वासुकी का दोस्त कुबुन भी उनकी गाड़ी लेकर आ गया। वो सही कह रहा है, और अगर हम सही वक्त पर वहां नहीं आते तो जंगल में आप लोगों की लाशें मिलती। क्यों? क्योंकि वो बूढ़ी औरत और उसका बेटा नरभक्षी है। क्या? भाई, नरभक्षी मतलब इंसानों को खाने वाले? ये सुनते ही विष्णु के हाथ से चाय का गिलास जमीन पर जा गिरा। ये बात तुम लोगों को कैसे पता? ये बात यहाँ के सारे लोग जानते हैं, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं है। इसलिए वो माँ बेटे कभी पकड़े नहीं गए। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि उन दोनों की उम्र 100 साल से ज्यादा है और वो इंसानों का खून पीकर जिंदा हैं। तो गांव वाले कुछ करते क्यों नहीं? क्योंकि सब उत्थेलन से डरते हैं। उत्थेलन? ये कौन है? नागरक्षक। मेघालय के जंगलों में उत्थेलन के होने की कहानी सदियों से सुनाई जाती रही है और कई लोग मानते हैं कि वो आज भी हैं। अक्सर लालची लोग काली शक्तियों और धन दौलत पाने के चक्कर में उत्थेलन को इंसानों की चोरी छिपे बलि भी देते हैं। क्या बलि?
हाँ, अब ये किस दौर की बात है और ये सच है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, लेकिन यहाँ की लोक कथाओं के मुताबिक बहुत साल पहले सोहरा में कानागेड़ नाम की एक खूबसूरत लड़की रहा। एलन के होने की कहानी सदियों से सुनाई गई है और कई लोग मानते हैं कि वो आज भी हैं। अक्सर लालची लोग काली शक्तियों और धन दौलत पाने के चक्कर में उत्थेलन को इंसानों की चोरी पे बलि भी देते हैं। हाँ, अब ये किस दौर की बात है और ये सच है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, लेकिन यहाँ की लोक कथाओं के मुताबिक बहुत साल पहले सोहरा में कानागेड़ नाम की एक खूबसूरत लड़की रहा करती थी, जिसने बिना शादी के एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन उस बच्चे का बाप कौन था ये कभी नहीं बताया। अब बिन बाप के बच्चे को समाज एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था, इसलिए गांव वालों ने उन मां बेटे का त्याग कर दिया और उस बच्चे को यूथेन बुलाने लगे, जिसका मतलब झूठा होता है। लोग जिस तरह से उथलेन के साथ बर्ताव करते थे उसे उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा। लोग उसके पीठ पीछे फुसफुसाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे और कभी अपने साथ बैठने या खेलने नहीं देते। लोगों के इस बर्ताव की वजह से उथलेन काफी जिद्दी और कठोर हो गया और ऐसे ही उसका पूरा बचपन गुजरा। बड़े होने पर भी उसकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया और वो अकेले रहने लगा। पर इसी दौरान उसकी मुलाकात हिंड्रोड से हुई, जो कि एक अनाथ लड़की थी। उन दोनों की कहानी काफी एक जैसी थी, इसलिए दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। पर शादी के बाद भी उथलेन का बर्ताव नहीं बदला। वो अपनी पत्नी और बेटे की इज्जत नहीं करता था, उसे भला बुरा कहता था, जिससे हिंड्रोड बहुत परेशान रहने लगी थी। हिंड्रोड के पड़ोसियों ने उससे कहा था कि वो बच्चे को मार डाले और उसे छोड़कर चली जाए, वरना वो बच्चा भी बड़े होकर उथेलन जैसा ही बनेगा। फिर एक रोज हिंड्रोड सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहां से चली गई। जब उथलेन घर लौटा तो उसे लगा कि शायद उसकी पत्नी और बेटा पड़ोसी के वहां गए होंगे। वो बहुत भूखा था, उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और घर में जो मांस पड़ा था उसे बनाकर खाने लगा। लेकिन तभी उसका ध्यान चूल्हे की तरफ गया, जिसके हाथ में एक छोटी सी उंगली थी। उस पल उथलेन को एहसास हुआ कि उसने अपने ही बेटे के शव का मांस खा लिया। उथलेन गुस्से में अपनी पत्नी को ढूंढने निकला। वहीं एक बार इंसान का मांस खाने के बाद उथलेन के अंदर इंसान का मांस खाने की तड़प जागने लगी थी, इसलिए वो एक गुफा में जाकर छिप गया और वहां जाकर रहने लगा। वो जानता था कि लोग उसे अब अपनाएंगे नहीं, इसलिए उसने तप किया और खुद को एक बड़े नाग में बदल लिया। इसी दौरान उथलेन को उलाशिव द्रोह नाम के आदमी की बहन से प्यार हो गया और वो उलाशिव द्रोह को कहकर बुलाने लगा, माने साला। उन दिनों यहीं रांग जेर्थी में लोहे की बड़ी बाजार लगती थी। लोग खास तौर पर लोहे का सामान खरीदने के लिए यहां आते थे। लेकिन इस बाजार का रास्ता उसी रास्ते से होकर गुजरता था जहां उथलेन की गुफा थी, इसलिए जिस दिन बाजार लगता था उस दिन यहां से गुजरने वाले लोग गायब होने लगे। हर हफ्ते 3 से 4 लोगों के गायब होने की खबर आने लगी। इसी दौरान खासी आदिवासियों को उथेलन के बारे में पता चला, जिसके बाद दरबार लगाया गया और इस पर बहस हुई कि आखिर उथेलन को मारा कैसे जाए। इस सभा में उलावशी द्रोह भी था, जो उथेलन को जानता था, लेकिन वो अब तक इस बात से अनजान था कि वही है जो लोगों को मार रहा है। जब उसे ये पता चला तो उसने कहा कि वो ये काम करेगा। उलावशी द्रोह ने उथेलन के लिए एक दावत का आयोजन किया।
जिसमें वो उथेलन के लिए यहाँ का सबसे महंगा और मुश्किल से मिलने वाला सूअर का मीट लाया। उथेलन ने भी वो मीट कभी नहीं खाया था, इसलिए वो भी उसे खाने के लिए एक्साइटेड था। लेकिन जैसे ही उसने खाने के लिए अपना मुंह खोला, उलावशीद्रोह ने उसके मुंह में मांस के टुकड़े की जगह लोहे के गर्म गर्म टुकड़े डाल दिए, जिससे उथेलन का गला जल गया और उसकी मौत हो गई। अब उथेलन तो मर चुका था, इसलिए एक बड़ा आयोजन किया गया और सभी लोगों को यह चेतावनी दी गई कि कोई भी आदमी, औरत या बच्चा उथेलन का एक भी टुकड़ा या हड्डी अपने साथ नहीं लेकर जाएगा। उन्हें उथेलन का मांस यहीं पर खत्म करना होगा, और जो टुकड़े खाए नहीं जा सकते, जैसे हड्डियां, उन्हें आग में जला दिया जाएगा। यह दावत सिर्फ एक दिन के लिए थी। अब सभी ने ऐसा किया, पर उस दावत में एक बूढ़ी औरत भी आई थी, जिसका बेटा किसी वजह से दावत में शामिल नहीं हो पाया था। इसलिए उस बूढ़ी औरत ने एक मांस का टुकड़ा एक पत्ते में लपेटकर अपने पास रख लिया, ताकि वो घर जाकर अपने बेटे को दे सके। लेकिन घर जाने पर वो बुढ़िया वो मांस का टुकड़ा अपने बेटे को देना भूल गई, और धीरे धीरे वो मांस का टुकड़ा दोबारा एक बड़े भयानक सांप का रूप लेने लगा। उथेलन ने उस बूढ़ी औरत से कहा कि वो उसकी इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन उसके बदले में उसे उसके लिए मांस लाना होगा। अब बूढ़ी औरत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर वो गांव वालों को बताती है कि उसने मीट का टुकड़ा बचा लिया था, तो लोग उसे गांव से निकाल देंगे। ऐसे में बूढ़ी औरत ने उथेलन की बात मान ली, और शर्त के मुताबिक उथेलन ने उसकी इच्छा भी पूरी कर दी। उस औरत का परिवार यहां का सबसे अमीर परिवार बन गया। उसके पास सब कुछ था। लेकिन अब उथेलन ने उस औरत से कहा कि अब शर्त पूरी करने की बारी उसकी है। वो बूढ़ी औरत उथेलन के लिए हर तरह का मीट लेकर आई, लेकिन उथेलन गुस्सा हो गया और बोला कि उसे उसके जैसे इंसानों का ही मीट खाना है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसके परिवार को खा जाएगा। उस बूढ़ी औरत और उसका परिवार डर गया, और उन्होंने कुछ लोगों को हायर किया जो लोगों को लाकर मारते थे। लोगों को मारने से पहले उन्हें वश में किया जाता था, जिसके लिए वो उथेलन के पसीने का इस्तेमाल करते थे। और क्योंकि वो खासी आदिवासी थे जिन्होंने उथेलन का अंत किया था, इसलिए उथेलन उन्हीं की बलि मांगने लगा। लेकिन उथेलन को खत्म करने की ताकत भी सिर्फ खासी लोगों के पास ही है। उथेलन की मौत लोहे की वजह से हुई थी, इसलिए वो अभी भी लोहे की चीजों के आसपास नहीं आता। पर उथेलन से माया का क्या कनेक्शन था? आखिर वाचुंग और उसकी मां माया के साथ क्या करने वाले थे? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ कुकू एफएम पर। कुछ साल पहले एक औरत अचानक गायब हो गई थी, और फिर उसके पैर की पायल वाचुंग के घर के बाहर मिली, पर कोई सबूत नहीं था, तो उन्हें छोड़ दिया गया। उस हादसे के बाद भी जंगल के रास्ते पर कई जानवर और इंसान गायब हुए हैं। गांव के कई लोगों का मानना है कि वो बूढ़ी औरत और उसका बेटा उसी औरत की आखिरी पीढ़ी है, जिसने मांस के टुकड़े से यूथेलन को वापस जिंदा किया था। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो लोग माया को मारने वाले हैं? हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर उन लोगों ने हमें छोड़ क्यों दिया? वो चाहते तो हमें भी वो घोल पिलाकर वश में कर सकते थे जो उन्होंने माया को पिला। वही हम दोनों भी समझ नहीं पा रहे। हो सकता है वो लोगों की नजरों में ना आना चाहते हो, इसलिए उन्होंने आप लोगों को जिंदा छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। वजह कुछ और ही है। क्या? तुम लोगों ने नोटिस किया था, जब हम लोग उनसे मदद मांगने गए थे तो उस बूढ़ी औरत ने हमारी मदद करने से मना कर दिया था। लेकिन जैसे ही उन दोनों ने माया को देखा, वो लोग झट से मान गए। खाना खाते हुए भी वाचुंग और उसकी माँ माया को ही देखे जा रहे थे, जैसे उन्हें उसी का इंतजार हो। हाँ, मैंने भी देखा था। तुम्हें लोगों ने कहा था कि वो उथेलन को सिर्फ खास लोगों की बलि देते हैं। हाँ, पर माया में क्या खास है? वो भी तो हमारी तरह बाहर से यहाँ आई है। अगर आप लोग उथेलन के बारे में और जानना चाहते हैं तो यहीं पास में छोटी सी लाइब्रेरी है।
वहां पर उथेलन की कहानियों की कई किताबें मौजूद हैं। आप लोग जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं। क्या पता आपको वहां कुछ मिल जाए। लेकिन अगर इस बीच उन माँ बेटे ने माया के साथ कुछ कर दिया तो? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम माया की जान रिस्क में नहीं डाल सकते। तो भाई जी हम लोग क्या करें? वासुकी कुबुन मैं जानता हूं आप लोग हमें नहीं जानते, लेकिन अभी आप दोनों ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम लोग आपकी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, फिर रवि विष्णु तुम वासुकी के साथ वापस जाओ और वाचुंग और उसकी मां पर नजर रखो। तब तक मैं कुबुंद लाइब्रेरी जाकर जानने की कोशिश करते हैं कि वो आखिर माया से चाहते क्या है। चलो अब तुम लोग जाओ। प्लान के मुताबिक आर्यन और कुबुंद लाइब्रेरी के लिए निकल गया। वहीं रवि और विष्णु वासुकी के साथ वापस जंगल में आ गए जहां वाचुंग का घर था। हे भगवान बचा लेना, मौत से खेलने जा रहे हैं। आवाज मत करो, उन्हें पता चल जाएगा। वासुकी के इशारा करते ही रवि और विष्णु चुप हो गए और वहीं छिपकर वाचुंग पर नजर रखने लगे जो अपने घर के बाहर लकड़ियां काट रहा था। पर जैसे ही उसे पैरों की आवाज सुनाई दी उसने लकड़ियां काटना बंद किया और हैरानी से उधर उधर देखने लगा। क्या हुआ? मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई है। जाने दो, कोई नहीं है, और होगा भी तो यहाँ से वापस जिंदा नहीं जाएगा। तुम जाकर रस्म के लिए जड़ी बूटियां लेकर आओ। वक्त निकला जा रहा है। अगर इस लड़की के दोस्त वापस आ गए तो हम रस्म पूरी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप जाकर बाकी तैयारी करो, मैं ये लेकर आता हूँ। वैसे भी सालों बाद शिकार खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आया है, ये मौका हम जाने नहीं दे सकते। वाचुंग अपनी माँ से बात कर ही रहा था कि तभी माया शादी का लाल जोड़ा पहने बाहर आई। वाचुंग, मैं कैसे लग रही हूँ? तुम बहुत अच्छी लग रही हो। जाओ अब जाकर अंदर बैठो और जब तक मैं ना कहूँ तब तक बाहर मत आना। तभी माया ने वाचुंग का हाथ पकड़ लिया। तो तुम भी चलो ना। माँ, इसे वो रस इतना पिलाने की क्या जरूरत थी? ये तो मुझे पागल कर देगी। अगर इतना नहीं पिलाती तो ये हमारे साथ रुकने के लिए मानती क्या? सालों बाद किसी की इतनी ताकतवर नाड़ी देखी है, आसानी से वश में नहीं आने वाली थी, और इस रस का असर भी 24 घंटे के बाद खत्म हो जाएगा। इसलिए जो करना है आज रात ही करना पड़ेगा। अब जाओ, इसे मैं संभालती हूँ। वो बूढ़ी औरत माया को लेकर वापस घर के अंदर चली गई। वहीं वाचुंग जड़ी बूटियां लेने जंगल के अंदर की तरफ चला गया। ये कौन सी रस्म के बारे में बात कर रहे हैं? उथेलन को खुश करने के लिए इनके जैसे कुछ लोग काला जादू और तंत्र साधना करते हैं। वाचुंग शायद उसी रस्म के बारे में बात कर रहा है। माया जी तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं। सही कहा। आई होप आर्यन जल्द से जल्द कोई रास्ता ढूंढ ले। वहीं इधर आर्यन कुबुंद के साथ लाइब्रेरी तो पहुंच गया था, लेकिन जैसे ही वो लाइब्रेरी के अंदर जाने लगे तभी उन्होंने देखा कि वहां तो ताला लगा हुआ है। लाइब्रेरी तो बंद है। अरे याद आया, आज तो मंगलवार है, आज लाइब्रेरी बंद रहती है। अब क्या करें फिर? मैं यहाँ के लाइब्रेरियन को जानता हूँ, वो यहीं पास में रहता है। चलिए उसके घर चलते हैं। कुबुंद आर्यन को लाइब्रेरियन के घर लेकर गया जो उस वक्त नहा रहा था। चुम भाई, चुम भाई। कुबुंद की आवाज सुन चुम अपने घर से बाहर आया। कुंबुद, तुम? क्या हुआ? कैसे आना हुआ? चुम भाई, लाइब्रेरी खोल दो, बहुत जरूरी काम है। तुम्हारे जरूरी काम मैं जानता हूँ। कल आना कल। आज लाइब्रेरी बंद है। चुम भाई सुनो तो, बहुत जरूरी है। मेरा नाम आर्यन कुलकर्णी है, मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ। आर्यन कुलकर्णी? अरे, आपके बारे में तो मैं जानता हूँ। कुछ साल पहले आपके बारे में अखबार में पढ़ा था, लेकिन आप यहाँ कैसे? वो जानना अभी जरूरी नहीं है, हमें आपकी मदद चाहिए। आर्यन और कुबुंद ने चूम को सारी बात बताई। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। वैसे भी उस माँ बेटे से गांव के सारे लोग परेशान हैं। इस बहाने हमें भी उनसे आज़ादी मिल जाएगी। चूम ने आर्यन और कुबुंद के कहने पर लाइब्रेरी खोल दी और उत्थेलन के बारे में जानने में उनकी मदद करने लगा। वहीं लाइब्रेरी में एक किताब पढ़ने के दौरान ही आर्यन अचानक उसकी नज़र एक किताब पर गई जिसमें वही छोटा सा स्टार का निशान बना था जो आर्यन ने माया के कंधे पर देखा था। ये निशान उस ट्राइब के शरीर पर होता है जिनके पूर्वजों ने यूथलेन को मारा था। ऐसा ही निशान मैंने माया के कंधे पर भी देखा था। तो क्या इसका मतलब है कि माया का भी
यहाँ के लोगों के साथ कोई कनेक्शन है? आर्यन भाई क्या हुआ? आई थिंक मुझे पता चल गया है कि उन्होंने सिर्फ माया को अपने वश में क्यों किया। वो लोग माया को थेलन को भेंट करना चाहते हैं, पर क्या ऐसा पॉसिबल है? भैया ये एक फोक टेल है, लेकिन वो माँ बेटे अंधविश्वासी हैं। वो सालों से तंत्र मंत्र करते आ रहे हैं, तो इसमें भी विश्वास करते ही होंगे। ऐसा है तो हमें अभी वहां जाना होगा, इससे पहले कि वो माया की बलि दे दें। कुमुद और आर्यन वहां से जाने लगे थे कि तभी आर्यन अचानक रुक गया। चूम, वैसे तुम्हें पता है क्या कि किसी को वशीकरण से बाहर कैसे लाया जा सकता है? आई मीन, अगर कोई किसी के कंट्रोल में चला जाए तो उसे होश में कैसे लाएं? उन्होंने जरूर माया को जंगली जड़ी बूटी का रस पिलाया होगा। अगर उस रस का असर तोड़ना है तो जंगली शहद खिलाना पड़ेगा। आप रुकिए, मेरे घर पर शायद थोड़ा शहद पड़ा है, मैं लेकर आता हूँ। चूम अपने घर से थोड़ा सा शहद लेकर आया और आर्यन को पकड़ा दिया, लेकिन अब अंधेरा हो चुका था और हाथ से टाइम निकला जा रहा था। वाचुंग और उसकी माँ ने रस्म की लगभग सारी तैयारी कर ली थी, जिसे देख रवि और विष्णु घबरा गए। आर्यन सर कहाँ रह गए? टाइम निकला जा रहा है, ये लोग रस्म किसी भी वक्त शुरू कर देंगे। वहीं तभी उन तीनों ने देखा कि माया लाल जोड़े में घर से बाहर आई। अब वक्त आ गया, चलो मेरे साथ। वाचुंग ने माया का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ जंगल के अंदर की तरफ ले जाने लगा। रवि और वासुकी भी उनके पीछे पीछे चले गए। वहीं विष्णु वही खड़ा आर्यन का इंतजार करने लगा। क्या आर्यन माया की जान बचा पाएगा? क्या वाचुंग और उसकी मां पकड़े जाएंगे? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ कुकू एफएम पर। आर्यन और कुमुद भी वहां पहुंच गए थे। उन्होंने गाड़ी सड़क किनारे लगाई और उन लोगों को जंगल में ढूंढने लगे। तभी विष्णु ने उन्हें देख लिया। भाई जी, आप लोग आ गए? माया कहाँ है? वो ठीक है ना? वाचुंग और उसकी माँ माया को लेकर उस जंगल की तरफ जा रहे हैं। वो माया जी के साथ कोई खास रस्म करने वाले हैं। इधर वाचुंग और उसकी माँ ने रस्म करना शुरू कर दिया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने तेज आग लगाई, उसकी लपटों से माया के सर में जोर का दर्द होने लगा। वो जाकर कोने में बैठ गई। उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा था। खुद से मत भागो, अपनी सच्चाई का सामना करो। उस आवाज को सुनते ही माया को होश आ गया। उसने हैरानी से अपनी चारों तरफ देखा। मैं यहाँ कैसे? माया ने सब कुछ याद करने की कोशिश की। शीट, ये सब उस सूप की वजह से हुआ है। इन दोनों में उसने जरूर कुछ मिलाया था, पर अब क्या करूं? कैसे इसे मुसीबत से बाहर निकालूं? अगर मैंने जल्दी से कुछ नहीं किया तो ये दोनों माँ बेटे पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। माया वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर आर्यन और रवि पर पड़ी, जो वहीं पास ही में एक पेड़ के पीछे छुपे हुए थे। ये लोग क्या कर रहे हैं? वाचुंग और उसकी माँ का ध्यान मंत्र पढ़ने पर था। तभी आर्यन चुपके से माया के पास आया, लेकिन इससे पहले कि माया उससे कुछ कहती, उसने अपनी जेब से शहद का डिब्बा निकाला और माया को पिला दिया। शहद! माया होश में आओ, होश में आओ माया! आर्यन ने माया के कंधे पर हाथ रखकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि माया पहले ही अपने सेंस में आ चुकी थी। लेकिन आर्यन को अपनी फिक्र करता देख वो चुप हो गई। वहीं तभी वाचुंग ने मुड़कर माया और आर्यन की तरफ देखा। तुम? वाचुंग माया को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी आर्यन ने वासुकी को इशारा किया, जिसने दौड़कर लोहे की 2 गेंद रस्म के पानी में डाल दी। उन लोहे की गेंद को देख वो बूढ़ी औरत गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, ये तुमने क्या किया? आर्यन जानता था कि अगर वो दोनों माँ बेटे उत्थेलन की कहानी पर यकीन करते हैं, वो ये मानते हैं कि माया की बलि देने से उत्थेलन उन्हें जादुई शक्तियां देगा, तो उन्हें इस बात पर भी यकीन जरूर होगा कि लोहे की गेंद से उत्थेलन की स्पिरिट नाराज होकर वापस चली जाएगी। और उनका ये आइडिया काम भी आया। वाचुंग और उसकी माँ ने रस्म रोक दी। तभी वाचुंग ने अपनी खुखरी उठाई और आर्यन को मारने के लिए आगे बढ़ा, पर तभी उन्हें पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। चूम पुलिस को लेकर वहां पहुंच गया था। वाचुंग, आखिरकार तुम हाथ आ ही गए। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इन दोनों माँ बेटों को। वाचुंग के घर के पीछे से कई नर कंकाल और जादू टोने के सामान मिले, जिसे उनके खिलाफ ब्लैक मैजिक और ह्यूमन किलिंग का केस साबित करना पुलिस के लिए और आसान हो गया, क्योंकि अब पुलिस के पास सबूत थे कि लोगों के गायब होने के पीछे इन दोनों माँ बेटे का ही हाथ था। वाचुंग और उसकी माँ को पकड़वाने के बाद आर्यन, माया और रवि वासुकी और कुमुद के साथ गांव आ गए और वहीं पर उन्होंने रात गुजारी। सुबह आर्यन उठकर कमरे से बाहर आया तो उसने देखा माया आज उससे पहले उठ चुकी थी। माया, तुम ठीक हो ना?
हाँ, थोड़ा सिर दर्द है, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। थैंक गॉड तुम अपने पुराने अवतार में वापस लौट आई हो, वरना मुझे तो लगा था कि तुम उस वाचुंग से शादी करके ही दम लोगी। ये सुनते ही सभी जोर जोर से हंसने लगे। वैसे मुझे तभी होश आ गया था जब वाचुंग मुझे आग के पास लेकर गया था। मैं तो बस सही मौके का इंतजार कर रही थी। वहीं आर्यन खड़ा उन लोगों की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। काफी वक्त बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी और ना चाहते हुए भी अब वो माया, रवि और विष्णु से अटैच होने लगा था। तभी विष्णु चाय का कप लिए आर्यन के पास आया। वैसे भाई जी, हम यहाँ जिस काम के लिए आए थे वो तो हुआ ही नहीं। वो काम भी हो गया। चुम ने मुझे नागों से जुड़े यहाँ की कुछ पुरानी किताबों का डेटा दिया है, जिनमें यहाँ की नाग पूजा और ट्रेडिशन के बारे में लिखा है। यहाँ जैसे उत्थेलन जैसे बुरी नाग स्पिरिट की कहानियां मशहूर हैं, ठीक वैसे ही यहाँ के लोग कई अच्छी नाग स्पिरिट में भी यकीन करते हैं और मानते हैं कि नाग होते हैं। आर्यन और विष्णु बात कर ही रहे थे कि वासुकी और कुबुंद भी वहां आ गए। आप लोगों को नींद तो अच्छी आई ना? कहाँ भाई, मुझे तो रात भर डर सता रहा था कि कहीं वो माँ बेटे वापस ना आ जाएं। आज के बाद अनजान के दरवाजे पर जाकर कभी मदद नहीं मांगूंगा। तुम दोनों का शुक्रिया, अनजान होकर भी तुम लोगों ने हमारी इतनी मदद की। मुझे खुशी है कि आप लोग जिस काम के लिए आए थे वो भी हो गया और माया जी की जान भी बच गई। खैर, अब हम दोनों चलते हैं। कुबुंद और वासुकी वहां से जाने ही लगे थे कि तभी आर्यन की नजर छल्ले पर पड़ी जो नाग की आकृति का बना था। आर्यन वो छल्ला देने के लिए कुबुंद और वासुकी के पीछे गया, लेकिन जैसे ही उसने घर के बाहर सड़क पर जाकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। ये दोनों इतनी जल्दी कहां चले गए? जब दूर दूर तक आर्यन को वो दोनों नजर नहीं आए तो उसने वो छल्ला अपनी जेब में रख लिया और फिर थोड़ी देर में नाश्ता करके वो चारों अपने आगे के सफर के लिए तैयार हुए। जिस गाड़ी को उन्होंने रेंट पर लिया था वो उन्हें असम में एक ड्राइवर को वापस करनी थी, इसीलिए वो लोग वहां से सीधा असम चले गए। जर्नी के दौरान माया छिप छिप कर आर्यन को देखे जा रही थी। जिस तरह कल आर्यन ने उसकी जान बचाई, उसके बाद से उसका आर्यन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया था। खैर, 6 घंटे के सफर के बाद वो लोग असम पहुंच गए थे। आर्यन भाई जी, यहाँ अब हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? देखते हैं, पहले ये गाड़ी ड्राइवर तक पहुंचा दे। लो, आ गया वो। रवि ने उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा। आर्यन ने उस आदमी को चाबी दी और आगे की प्लानिंग करने लगा, लेकिन तभी माया ने कहा, वैसे अगर हम लोग इतनी दूर आए हैं तो क्यों ना कामाख्या देवी मंदिर चलें? मैंने वहां के बारे में बहुत सुना है। सुना तो मैंने भी है। ठीक है, तुम लोगों को जाना है जाओ, मैं यहीं तुम लोगों का इंतजार करूंगा। वैसे हमें वहां नागों के बारे में कुछ पता चल सकता है। आफ्टर ऑल वो एक प्राचीन मंदिर है। ये सुनते ही आर्यन ने हैरानी से माया की तरफ देखा। माया इतने समय में ये तो समझ चुकी थी कि आर्यन को कैसे मनाना है। ठीक है, चलो। थोड़ी देर में वो चारों कामाख्या देवी मंदिर पहुंच गए, पर जैसे ही माया ने मंदिर के अंदर पैर रखा उसके हाथ पैर अचानक कांपने लगे। उसे अपने शरीर में एक अजीब वाइब्रेशन, एक अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही थी। तभी आर्यन ने माया का हाथ पकड़ लिया और क्या जिन सवालों के जवाब आर्यन और उसके साथी ढूंढ रहे थे वो उन्हें इस रहस्यमय मंदिर में मिलेंगे। जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ कुकू एफएम पर। तुम ठीक हो? आर्यन माया को इस हालत में देखकर हैरान था। तभी मंदिर के अंदर से एक बूढ़ी औरत दरवाजे पर आई और उसने माया की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। माया ने जैसे ही उस बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ा वो पहले से बेहतर महसूस करने लगी। ये कामाख्या की शक्ति है। इस शक्ति को महसूस किया है, मतलब देवी तुम्हें कुछ बताना चाहती है। बूढ़ी औरत की बात सुन माया उनकी तरफ हैरानी से देखने लगी। उसे याद आया कि देओंग नदी पर जो उसे आवाज सुनाई दी थी उसने भी उसे यही कहा था कि वो अपना रास्ता ढूंढे और मेघालय में वो दोनों माँ बेटे अपनी बलि देना चाहते थे। तभी वो बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, वैसे आप लोगों के आने की वजह क्या है? ये तो हम भी नहीं जानते हमें जाना कहाँ है। वो तो हम यहाँ आए थे तो सोचा मंदिर के दर्शन कर लें। देवी के मंदिर कोई अपनी मर्जी से नहीं आता। यहाँ वही आता है जिसे देवी बुलाती है। अगर तुम लोग यहाँ आए हो तो वो तुम्हें रास्ता दिखा ही देगी। जाओ, दर्शन कर लो। माया, रवि और विष्णु दर्शन के लिए अंदर मंदिर में चले गए,
लेकिन आर्यन वहीं बाहर बैठकर मंदिर को ध्यान से देखने लगा। तुम नहीं जाओगे? मेरे पास ना मांगने के लिए कुछ है और ना ही कोई है जिसके लिए मैं कुछ मांग सकूं। एक अकेला इंसान मंदिर में रहे या शमशान में, क्या फर्क पड़ता है। अतीत में उलझे हुए हो। चलो तुम्हें मैं एक कहानी सुनाती हूँ जिससे इस मंदिर का इतिहास जुड़ा है। दक्ष राजा दशरथ की 2 पत्नियां, जिनसे उन्हें 84 बेटियां हुई, और उनमें से ही एक थी सती, जिन्हें भगवान शिव से प्रेम हो गया था। अब दक्ष भगवान विष्णु को तो बहुत मानते थे और उनकी पूजा भी करते थे, लेकिन उनका भगवान शिव में यकीन नहीं था। राजा दक्ष को लगता था कि जो अघोरियों के साथ उठता बैठता है, जिसका अपना कोई घर नहीं है, उसे वो भगवान नहीं मान सकते। लेकिन सती ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उसने घोर तपस्या की और भगवान शिव से शादी कर ली। अब राजा दक्ष ने सती और भगवान शिव की शादी तो अपना ली थी, लेकिन वो अभी भी उन्हें अपना दामाद नहीं मानते थे। अब हुआ क्या कि एक बार राजा दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें ऋषि, मनु और सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन उन्होंने भगवान शिव और सती को इसका निमंत्रण नहीं दिया। जब सती को ये बात पता चली तो उन्होंने यज्ञ में जाने की जिद की। भगवान शिव ने उनसे कहा भी कि कभी भी किसी के यहाँ बिना निमंत्रण के नहीं जाते, लेकिन सती का कहना था कि पिता के घर जाने के लिए भी भला क्या निमंत्रण की जरूरत पड़ती है। इसलिए वो भगवान शिव के मना करने पर भी यज्ञ में चली गई। लेकिन जब वो वहां पहुंची तो राजा दक्ष ने सती के सामने शिव जी की खूब बुराई की, जिससे सती को बहुत बुरा लगा और उसने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया। अब जब ये बात शिव जी को पता चली तो सती की मृत्यु से दुखी होकर उन्होंने तांडव शुरू कर दिया। उनका गुस्सा इतना भयानक था कि इसे पूरी सृष्टि तबाह होने वाली थी। ऐसे में देवताओं की विनती पर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के हिस्से किए और जिन जिन जगहों पर सती के अंग गिरे उन्हें सती पीठ कहा जाता है, और ये मंदिर भी उन्हीं शक्ति पीठों में से एक है। तुम भगवान में नहीं मानते, पर सीखने में तो यकीन रखते हो। कहानियां इसलिए नहीं सुनाई जाती कि लोग उन पर यकीन करें, बल्कि इसलिए सुनाई जाती है ताकि तुम उन कहानियों से सीखकर अपनी जिंदगी का रास्ता बना सको। जैसे तुमने अपनी पत्नी को खोया, उसी तरह भगवान शिव ने भी खोया था, लेकिन वियोग एक वक्त तक ही किया जा सकता है। उसके बाद तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। ये सुनते ही आर्यन ने हैरानी से मुड़कर बूढ़ी औरत की तरफ देखा। ये आपको कैसे पता मैं अपनी पत्नी को खो चुका हूं? आर्यन के इस सवाल पर वो बूढ़ी औरत हल्का सा मुस्कुराई और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। वहीं थोड़ी देर में माया, रवि और विष्णु भी दर्शन करके लौट आए। चले? तभी आर्यन ने मुड़कर मंदिर की तरफ देखा और बोला, रुको मैं भी दर्शन करके आता हूँ। इतना कहकर आर्यन मंदिर के अंदर चला गया। अभी थोड़ी देर पहले तक तो इनका मंदिर में जाने का कोई इरादा नहीं था, फिर अब क्या हुआ? चलो कोई बात नहीं, हम तब तक मंदिर को अच्छे से देख लेते हैं। कुछ देर में आर्यन भी दर्शन के बाद लौट आया। भैया आप क्या, कहाँ जाना है? आर्यन ने बैग से मैप निकाला और वो चारों से देखने लगे। अगली जगह पर पेड़ का निशान बना था और उसके नीचे एक तपस्वी बैठा था। इसका क्या मतलब है? 1 मिनट, ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने ऐसा कुछ पहले भी देखा? तभी आर्यन ने वापस उस निशान को फिर से देखा और बोला, गौतम बुद्ध। सही कहा, गौतम बुद्ध। इसका मतलब हमें उस जगह जाना है जो गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई है। यस, एंड गौतम बुद्ध को बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी हमें अब गया जाना है। लेकिन गौतम बुद्ध का नागों से कनेक्शन? वो तो गया जाकर ही पता चलेगा। चलो निकलते हैं। वो चारों मंदिर से निकलकर टैक्सी स्टैंड गए और वहां से गया के लिए गाड़ी बुक की। क्या हुआ, गाड़ी मिली? हाँ, बोला है कि बस ड्राइवर को कॉल करके बुला रहे हैं। आर्यन माया को बता ही रहा था कि तभी इतनी देर में ड्राइवर वहां आ गया। वो ड्राइवर दिखने में काफी अलग था, छोटे कद, गाठी वाले, काफी शांत नजर आने वाला।
और उसकी एक आदत थी, वो बात करते करते हुए बार बार अपनी गर्दन को खुजा रहा था, जैसे उसे कोई बीमारी हो। खैर, उन लोगों ने टैक्सी में सामान रखा और गया के लिए निकल गए। असम से गया काफी दूर था, इसीलिए यह सफर काफी लंबा होने वाला था। वैसे भैया आपका नाम क्या है विनोद, और आप कहाँ से हैं? पटना से। रवि टाइम पास के लिए ड्राइवर से बात कर रहा था, लेकिन जिस रूखेपन के साथ ड्राइवर जवाब दे रहा था उसे आर्यन को उस पर शक होने लगा। कुछ दूर जाने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी एक ढाबे पर रोकी जो जंगल जाले वाले रास्ते पर था, और उस ढाबे के अलावा पूरे रास्ते पर दूर दूर तक कोई और दुकान नहीं थी। चलो आप लोग खाना खा लो, इसके बाद कल सुबह से पहले खाने की कोई जगह नहीं आएगी। थैंक गॉड, मेरी तो भूख से जान निकली जा रही थी। वहीं जैसे ही वो लोग ढाबे पर गए, ड्राइवर ने ढाबे वाले को चुपके से कुछ इशारा किया, लेकिन सभी खाने में इतने बिजी थे कि किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं गया। तुम लोग ऑर्डर करो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। फाइनली बड़े दिनों बाद मुझे कुछ अच्छा खाने को मिला। भैया आपके पास जो जो है वो सब एक एक प्लेट ले आओ। ये लीजिए, आप लोगों ने जो जो मंगवाया था। अरे पर आर्यन भाई जी अब तक आए क्यों नहीं? वो आ जाएंगे, चलो हम लोग खाना शुरू करते हैं। इधर आर्यन जैसे ही वॉशरूम से बाहर आया, उसने देखा कि ढाबे के पीछे एक और कमरा है जहां से कुछ आवाजें आ रही थीं। लेकिन जैसे ही रवि उस कमरे की तरफ बढ़ा, ढाबे वाले ने उसे रोक दिया। चलिए, आप लोगों का खाना लग गया है। ढाबे वाले के कहने पर आर्यन बिना उस कमरे को देखे वापस आ गया। वहीं इधर आर्यन के आने तक वो तीनों खाना खाना शुरू कर चुके थे। तभी आर्यन ने ड्राइवर की तरफ देखा। आप भी खा लो, बिल मैं भर दूंगा। नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाओ। इतना कहकर ड्राइवर साइड में सिगरेट पीने चला गया। चारों ने पेट भर खाना खाया और फिर आर्यन ने ड्राइवर को चलने का इशारा किया। लेकिन गाड़ी में बैठते ही उन तीनों को जोरों की झपकियां आने लगी थीं और कुछ ही देर में वो चारों गहरी नींद में सो गए। सुबह आर्यन की नींद खुली तो वो चौंक गया। उनके हाथों को रस्सियों से बांधा गया था और वो लोग आदिवासियों के इलाके में थे जो भाले और तीर कमान लेकर उनके चारों तरफ खड़े थे। वहीं थोड़ी देर में माया, रवि और विष्णु को भी होश आ गया। ये क्या है, हम लोग कहाँ हैं? आखिर कहाँ आ गए थे आर्यन, माया, रवि और विष्णु, और कैसे निकलेंगे वो इस नई मुसीबत से? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ कुकू FM पर। ये हम लोग कहाँ हैं? आदिवासियों के इलाके में। लेकिन हम लोग यहाँ आए कैसे? हम तो गाड़ी में थे। तभी आर्यन की नजर विनोद पर पड़ी जो वहीं दूर खड़ा था। वो लेकर आया हमें। अरे यार, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? कभी कोई वश में कर लेता है, कभी कोई हमें उठाकर ले जाता है। आखिर ये लोग हमसे चाहते क्या हैं? आर्यन भी यही समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इन आदिवासियों ने उन्हें बंदी क्यों बना रखा है। वहीं तभी माया की नजर वहीं थोड़ी दूर पर खड़े एक लड़के पर पड़ी जिसके हाथ पर जले हुए का निशान था और उसके हाथ की एक उंगली नहीं थी। ये आदमी, ये तो वही है जिसने उस दिन होटल में घुसकर चोरी करने की कोशिश की थी। ये सुनते ही आर्यन, रवि और विष्णु ने हैरानी से उस आदमी की तरफ देखा। तो चोरी नहीं कर पाया, इसीलिए हमें बंदी ही बना लिया। ये लोग कहीं मैप के पीछे तो नहीं? मैप? लेकिन ये लोग मैप के पीछे क्यों होंगे? आर्यन और विष्णु बात कर ही रहे थे कि तभी एक आदिवासी की नजर उन लोगों पर पड़ गई। उसने अपनी भाषा में आवाज लगाते हुए बाकियों को बुलाया। तो तुम लोगों को होश आ ही गया। चल बता, वो मैप कहाँ है? लेकिन वो मैप तुम्हें क्यों चाहिए? ए बाबू, ज्यादा छानबीन करने की जरूरत नहीं है। भूलो मत, तुम हमारे कब्जे में हो। वो मैप दे दो, वरना आज एक एक कर तुम चारों को यहीं मार डालेंगे। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। आर्यन ने माया की तरफ देखा। माया के इशारा करते ही आर्यन ने सरदार की तरफ वापस देखा। ठीक है, मैं तुम्हें वो मैप देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही वहां खड़े एक आदमी ने आर्यन के हाथ पैर खोल दिए। तभी आर्यन ने अपनी शर्ट के अंदर से वो मैप निकाला और सरदार को पकड़ा दिया। ए, देखो जरा, ये वही है क्या? तभी वही आदमी आगे आया जिसने पहले भी उस मैप को चुराने की कोशिश की थी। हाँ सरदार, ये वही मैप है, लेकिन क्या? सरदार, इसमें जो भाषा लिखी है वो हम में से कोई नहीं जानता। क्या? सरदार ने गुस्से से उन चारों की तरफ देखा। तभी आर्यन ने अपना दिमाग लगाया और बोला, मैं आपको बता सकता हूँ इसमें क्या लिखा है, पर क्या? आपको हमें बताना पड़ेगा कि आपको इस मैप की जरूरत क्यों है। ए शहरी बाबू, भूल गए हो क्या? तुम अभी भी हमारे बंदी हो। हमारे एक इशारे पर हमारे आदमी तुम सबको मार डालेंगे।
तो मार डालो, पर फिर तुम्हारी मदद कौन करेगा सोच लो। आर्यन की बात सुनते ही रवि और विष्णु और ज्यादा घबरा गए। अरे आर्यन सर, ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने हमें सच में मार डाला तो तुम लोग शांत रहो। आर्यन जानता है वो क्या कर रहा है। सरदार ने थोड़ी देर सोचा और फिर आर्यन की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है चलो मेरे साथ। सरदार और उसके आदमी आर्यन, माया, रवि और विष्णु को अपने साथ एक घर में लेकर गए जहां एक औरत बिस्तर पर बीमार पड़ी थी। ये हमारी पत्नी है, आराधना। सरदार की पत्नी उन चारों को देखकर हल्का सा मुस्कुराई। अरे उठो मत, हमारी पत्नी को 3 साल पहले एक सांप ने काट लिया था। डॉक्टरों ने उसका जहर तो निकाल दिया, लेकिन उसके बाद मेरी पत्नी को बुरे बुरे सपने आने लगे और वो बीमार रहने लगी। फिर 2 साल पहले हमारे यहाँ एक बाबा आए थे जिन्होंने कहा था कि सफेद चमत्कारी सांप की खाल को अगर मेरी पत्नी छू ले तो उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। उस सफेद सांप को ढूंढने ही विनोद और बबलू नागालैंड गए थे, जहां उन्होंने तुम्हें उस मैप के बारे में बात करते सुना। लेकिन ये तो आर्यन ये कहने ही वाला था कि ये सब अंधविश्वास है कि तभी माया ने उसे रोक लिया। आर्यन ने हैरानी से माया की तरफ देखा, तभी माया ने सरदार और उसकी पत्नी को देखा और बोली, उस मैप में सफेद नागों के बारे में हमें अब तक तो कुछ नहीं मिला, लेकिन एक रास्ता है जिससे आपकी पत्नी को ठीक किया जा सकता है। ये सुनते ही सरदार ने चौंक कर माया की तरफ देखा। कैसे? माया उन्हें बाहर लेकर गई और फिर पूरा प्लान बताया। तुम्हें लगता है ये काम करेगा? हाँ, बस वही करो जो मैं कह रही हूँ। ठीक है, मैं अपने आदमियों से कहकर इन सारी चीजों का इंतजाम करा देता हूँ। जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक आप हमारे पुराने घर में ठहर सकते हैं। विनोद उन लोगों को उस घर में लेकर गया। कितना पुराना घर है। वहीं तभी आर्यन की नजर सामने एक बड़ी सी फोटो पर पड़ी जिसमें कई फन वाले नाग की तस्वीर थी। आर्यन को उस तस्वीर को ध्यान से देखता देख विनोद ने कहा, ये नागराज वासुकी है, कहते हैं इनके 1000 सिर होते हैं। विनोद के जाने के बाद उन लोगों ने अपना सामान रखा और माया की मदद करने लगे। सारे इंतजाम करने में पूरा दिन निकल गया था। माया जंगल से लाई जड़ी बूटियां चुन रही थी, तभी आर्यन उसके पास आया। तुम्हें इन जड़ी बूटियों के बारे में कैसे पता? मेरी दादी की वजह से मेरा बचपन हिमाचल में मेरी दादी के साथ गुजरा है। वो मुझे इन जड़ी बूटियों के बारे में बताया करती थी। और तुम्हें बुरे सपने आना कब शुरू हुए? ये सुनते ही माया ने हैरानी से आर्यन की तरफ देखा। माया के बुरे सपनों के बारे में उसके अलावा कोई नहीं जानता था, लेकिन जब आर्यन ने ये कहा तो वो चौंक गई। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तुम्हें उस दिन चीख कर उठते हुए देखा था। ओह अच्छा, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, लेकिन शायद जब मैं 3-4 साल की थी तब से ये सब शुरू हुआ था। बचपन में ऐसे सपने कभी कभी आते थे और दादी मुझे सीने से लगाकर शांत कर देती थी, पर जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी ये सपने मुझे रोज आने लगे। तुमने कभी किसी डॉक्टर से कंसल्ट क्यों नहीं किया? हो सकता है ये किसी ट्रॉमा की वजह से हो। किया था, पर वो भी मेरे सपनों के पीछे की वजह नहीं समझ पाए और फिर धीरे धीरे मुझे नींद की गोलियों की आदत हो गई। लेकिन अब लगता है कि ऐसा शायद मेरी मॉम के नागा कम्युनिटी से होने की वजह से है। तो इसीलिए तुमने इस सफर पर आने का फैसला किया ताकि अपनी इस बीमारी का इलाज ढूंढ सको? हाँ शायद। माया और आर्यन बात कर ही रहे थे कि तभी रवि और विष्णु भी उनके पास आ गए। माया जी, ये प्लान काम तो करेगा ना? हाँ यार, वरना वो सरदार और उसके आदमी तो हम लोगों को यहाँ से जिंदा जाने नहीं देंगे। पता नहीं, लेकिन उस वक्त मुझे कुछ और नहीं सूझा। देखते हैं क्या होता है। थोड़ी देर के बाद वो चारों घर के अंदर सोने के लिए चले गए। वहीं सरदार और उसके आदमी भी सोने जा चुके थे, लेकिन फिर आधी रात को अचानक किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। इन आवाजों को सुनते ही सरदार की बीवी उठी और दरवाजे के बाहर झांक कर देखा। ये आवाज सरदार की थी। अपने पति के चीखने की आवाजें सुनते ही आराधना बाहर आई और पास में मौजूद तालाब की तरफ चली गई जहां से ये आवाजें आ रही थीं। जी आप ठीक तो है ना? आराधना ने इधर उधर देखा पर उसे कोई नजर नहीं आया, लेकिन तभी उसकी नजर तालाब में पड़ी जिसमें चांद की रोशनी सीधे पड़ रही थी। वहीं